सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 100 तक यानी 100 प्रश्नों तक उसका हल देख लिया था। आगे आज हम लोग उससे देखेंगे 101 से। तो 101 में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। तो वह जो 1733 में वह मुगल बादशाह होता है वह मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल होता है वह किन के बाद होता है? अगर मेन रूप से कहिए तो फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह ही अस्थायी रूप से ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह से पहले दो और शासक आते हैं, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, लेकिन दोनों ही बहुत ही अल्प समय के लिए रहते हैं। एक साल में दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक को तपेदिक के कारण मृत्यु हो जाता है और एक टीबी के कारण। तो ये जो मोहम्मद शाह वही हैं जो शुजाउद्दीन को बंगाल की सूबेदारी प्रदान करते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग शुजाउद्दीन के बारे में जानते हैं कि ये शुजाउद्दीन आखिर कौन था, इसकी क्या भूमिका थी। तो शुजाउद्दीन का जो शासनकाल रहता है वह 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी, यानी कहिए कि जो बंगाल का जो ये अलवर्दी खां, जो वहाँ का पहले तो औरंगजेब के द्वारा अलवर्दी खां को क्या किया जाता है, वहाँ का दीवान नियुक्त किया जाता है। फिर बाद में आप देखेंगे कि उसके जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वहाँ का उसे सूबेदारी भी मिल लिया जाता है। लेकिन उस समय अजीम उस शाह भी वहाँ रहता है। अजीम उस शान जो अपने पिता यानी उसके पिता कौन हुए, बहादुर शाह प्रथम, जो उनके कहने पर फिर इसको हटाकर वहाँ से दूसरे जगह भेज दिया जाता है, यानी दूसरी जगह दक्कन में भेज दिया जाता है। लेकिन फिर बाद में शुजाउद्दीन के कहने पे फिर से अलवर्दी खां को बुला लेते हैं। तो ये अलवर्दी खां था जो फर्रुखसियर के शासनकाल में भी वहाँ का बंगाल का सूबेदारी उसके हाथों में रहता है। अब जब अलवर्दी खां का जब मृत्यु होता है तो उसके दामाद ये शुजाउद्दीन कौन थे? ये मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली खां के दामाद होते हैं। उसको क्या किया जाता है, सूबेदारी बंगाल का नियुक्त किया जाता है। तो कह रहा है बिहार की सूबेदारी। तो बिहार क्या हो जाता है कि 1732 ईस्वी में उसी वक्त जब शुजाउद्दीन को क्या किया जाता है, बंगाल की सूबेदारी दिए जाता है, तब कुछ समय बाद यानी इसकी जो 1727 मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद 1739 ईस्वी थे, 1732 ईस्वी में बिहार को भी क्या कर लिया जाता है, बंगाल में मिला लिया जाता है। और जैसे ही बिहार को बंगाल में मिलाया जाता है तब उस समय तो सूबेदारी जो होता है, बिहार की सूबेदारी तो शुजाउद्दीन के हाथों में ही रहती है। लेकिन उप सूबेदार जो डिप्टी सूबेदार है वह बनाया जाता है किसको, ये अलवर्दी खां को, जो कि आगे चलकर यही शुजाउद्दीन के लिए सबसे बड़ा गलती होती है। बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से शुजाउद्दीन के जो पुत्र सरफराज खां होते हैं वह अलवर्दी खां उसको पराजित कर हराकर गिरिया का युद्ध में फिर वो वहाँ का नवाब बनता है। तो आगे कहानी है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 102 में कह रहा बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है। यह कहा गया है अलवर्दी खां के द्वारा। अलवर्दी खां ये वही अलवर्दी खां जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया था कि ये क्या होता है, जब शुजाउद्दीन को बंगाल का क्या क्या था सूबेदार बनाया जाता है तो उस समय बंगाल में पहले बिहार नहीं था, लेकिन जैसे ही सूबेदार शुजाउद्दीन को नियुक्त किया जाता है तो बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं बिहार का भी सूबेदार कौन था, शुजाउद्दीन था। लेकिन उस समय उप सूबेदार किसको बनाया जाता है, उप सूबेदार अलवर्दी खां को बनाया जाता है। अलवर्दी खां का इतिहास क्या है, देखिए अलवर्दी खां जो था, जब औरंगजेब एक समय तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसी दरमियान एक देखिए ना मुदावीन मतलब उसके पिता होते हैं जो औरंगजेब को काफ़ी उससे प्रभावित होता है, उसको यहाँ पर लेके चला आता है भारत, फिर वहाँ का न्यायिक पद पर उसको बैठाता है। उसी का बेटा होता है कौन, अलवर्दी खां। चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आपको हम शॉर्ट में कर दिए। तो वही अलवर्दी खां क्या होता है, उप सूबेदारी नियुक्त किया जाता है। लेकिन आपको हम बता दें अलवर्दी खां के जो पिता होते हैं वह जो किसके, शुजाउद्दीन जो होते हैं ना, यानी जो मोहम्मद शाह कहिए, यानी औरंगजेब के जो पुत्र मोहम्मद शाह होते हैं उसके सेवा में उनके पिता काफ़ी मतलब ईमानदारी पूर्वक सेवा किए थे। तो वैसी हो वही अलवर्दी खां का वहीं से क्या होता है, अपना आकर्षक यानी अपना प्रभाव छोड़ता है, तब वह जगह बना पाता है कहाँ, औरंगजेब के सामने। उसके बाद जो भी शासक आते हैं तो वही अलवर्दी खां को पहले क्या किया जाता है, वहाँ पर जब शुजाउद्दीन के पास में होता है तो पहले इसे एक विश्वसनीय, क्योंकि शुजाउद्दीन के जो ये अंडर में होता है तो वह काफ़ी ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर अपने आप को
यह प्रस्तुत करता है, कार्य भी करता है, जिससे प्रभावित होकर सुजाउद्दीन पहले इसे वही इस दरबार में फौजदार पे नियुक्त करते हैं, लेकिन फिर वह अपने कुशलता के कारण फिर वह क्या होता है, उसको उप सूबेदार आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार का नियुक्त किया जाता है। तो वही अलवर्दी खां का ये कहना था, जो बाद में देखेंगे अलवर्दी खां का बेटा ये सॉरी नाती छोटे बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला वह अगला शासक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 103 में, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होगा। तो यह अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी करने का विरोध करते समय बंगाल के किस नवाब ने यह कहा था, अलवर्दी खां। तो हम आपको बता दें अलवर्दी खां तो एक योग्य शासक था, जो अपने शासनकाल में क्या किया था, भूमि सुधार के अलावा व्यापार का भी प्रोत्साहित वो किया था। तो वही अलवर्दी खां जो शासनकाल रहता है, इनके अंतिम दिनों में जो अलवर्दी खां की जो मृत्यु कब हो जाती है, ये लगभग 1756 में कहिए, तो जुलाई होता है, वही जुलाई 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के अंतिम समय में अंग्रेजों का जो है वह क्या होता है, किलेबंदी स्टार्ट हो जाता है। तो वही अलवर्दी खां का यह कथन था। बाद में आप देखेंगे कि यही जब क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो अलवर्दी खां के जो अगले शासक आते हैं नहीं, उनके नाती सिराजुद्दौला जो किलेबंदी का विरोध करते हैं, तब प्लासी का युद्ध देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 104 में करा, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द समुद्र में आग लग जाएगी। वह कौन सा शासक था, तो वह था अलवर्दी खां ही था। वह अलवर्दी खां था जो जानता था कि वह क्या कर सकता है, भूमि अंग्रेजों को निकाल कर वहाँ से बाहर कर सकता है, लेकिन उसको क्या था, इसी शब्द से वहाँ का क्या हो जाता, एक तरह से अव्यवस्था फैल जाता। उसके कारण यह कथन जो कहा गया है वो अलवर्दी खां के द्वारा कहा गया है। ध्यान में रखेंगे 105 में करा, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी जो कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में से सबसे सशक्त अंग्रेज हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। यह अलवर्दी खां के ही द्वारा कहा गया था। मुख्यतः जो कौन थे, जो अगले शासक थे, उनको अलवर्दी खां ने ही कहा था कि यह जो तीन हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, तीनों को अगर एक बार में पराजित करने का विचार मन में कभी मत लाना। सबसे सशक्त अंग्रेज है, पहले अंग्रेज को अगर तुम निकाल दोगे तो बाकी वो दो अन्य कष्ट नहीं देंगे, यह कहना अलवर्दी खां का था। ये तीनों कथन है जो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक इससे पहले क्या हम लोगों ने देखा था कि मधुमक्खी की छत्ते से जिसकी तुलना की गई है कि जिसे यदि अगर नहीं छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, अगर छेड़ दिया जाए तो जिस प्रकार से मधुमक्खी काट काट कर जान ले सकती है, ठीक उसी प्रकार है। तो वह भी कथन अलवर्दी खां के द्वारा यह भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 106 में, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। अब आइए, यह भी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने जाना कि अलवर्दी खां कौन था। ये अलवर्दी खां कौन था, सुजाउद्दीन के समय में जब सुजाउद्दीन को क्या कहता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद बंगाल का सूबेदार नियुक्त करने के बाद कुछ समय बाद बिहार को भी बंगाल में मिला लिया जाता है, यानी 1732 ईस्वी में। उसके बाद उसी समय बिहार का उप सूबेदार के रूप में अलवर्दी खां को नियुक्त किया जाता है, जो वही सुजाउद्दीन के लिए सबसे बड़ा गलती होता आगे चलकर, क्योंकि उनके जो बेटा सरफराज खां रहते हैं उसको अलवर्दी खां क्या करता है, गिरिया के युद्ध में हराकर, वह युद्ध लगभग 1740 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद वो वहाँ का नवाब बन जाता है। वही अलवर्दी खां जब नवाब बनता है, जो 1740 ईस्वी से 56 ईस्वी तक रहता है। तो जो अलवर्दी खां थे, इसके कोई पुत्र नहीं होते हैं, ये सभी पुत्रियां, 3 पुत्रियां होती है। जो सबसे छोटी बेटी होती है, देखिए ना, सबसे छोटी बेटी का नाम है, याद आ जाएगा, जिसका विवाह होता है पटना में होता है ना, तो उसी का बेटा होता है सिराजुद्दौला होता है। तो उसके बाद वो अपना शासक किसे बनाते हैं, अगला वह सिराजुद्दौला को ही उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो यह हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सिराजुद्दौला वही 1756 ईस्वी में क्या होता है, अलवर्दी खां का मृत्यु होता है। अलवर्दी खां की मृत्यु किस प्रकार से होती है, अगर आपके माइंड में उठ रहा है, तो वो वृद्धावस्था के कारण ही वो अंत में काफ़ी दिनों उनको बीमारियों से सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वही मृत्यु के बाद वो अपने छोटे नाती यानी सबसे छोटे बेटी
के पुत्र सिराजुद्दौला को क्या करते हैं, वहाँ का उत्तराधिकारी बनाते हैं। और जिसमें आगे आपको देखेंगे कि इनके उत्तराधिकारी बनने के बाद अंग्रेज भी इसको मतलब नहीं मान्यता देता है, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो भी उत्तराधिकारी होते थे उसमें रूल होता था कि कोई भी जो अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं वो क्या होंगे, दरबार में उपस्थित होकर कुछ भेंट देंगे। इस प्रकार से प्रथा होती थी। तो बोला जाता है कि जब सिराजुद्दौला शासक बना था तो अंग्रेज का भी कोई प्रतिनिधित्व उसके दरबार में जाकर इस तरह से कोई भेंट नहीं दिया था, यानी वह मानने से इसको इनकार कर रहे थे। फिर आंतरिक कलह के कारण, क्योंकि जो सबसे छोटी बेटी था उससे ऊपर का जो बेटा था, यानी जो सेकेंड नंबर पर दूसरी बेटी थी, उनका जो बेटा था सौलात जंग, वो भी चाह रही थी कि वो शासक बने। तो इस तरह से आंतरिक कलह भी देखने को मिलता है, और इसका फायदा आगे जा चलकर देखेंगे कि क्या होता है, अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा लेता है। और वही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, जिसमें इसके अपने जो सेनापति, मुख्य सेनापति मीर जाफ़र होते हैं, जो क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। और इसलिए मीर जाफ़र को अगर अगर भारत में देखा जाए तो अंग्रेज़ों का जो नींव है यही सिराजुद्दौला के विश्वासघात के कारण, ये मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण वह आया। आगे हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। क्या था कारण? पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास। तो उसके बाद भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण, ये तीनों कारण था। कह रहा बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का मुख्य कारण यही था कि जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, कलकत्ता के किलाबंदी कर रहे थे, यह भी एक कारण था। इसी के कारण किलाबंदी को मना करने पर क्या हो गया, अंग्रेज तो नहीं माने लेकिन फ्रांसीसी मान गए, जो आगे चलकर प्लासी का युद्ध को जन्म देता है। उसके बाद है अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग। एक अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो इनको फ्री पास मिला था 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा, खासकर उसका ये दुरुपयोग कर रहे थे। यानी वो अगल बगल धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बढ़ते हुए क्षेत्रों को भी अपने दुरुपयोग कर रहे थे। उसके बाद है भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, इसके कारण यह भी एक कारण रहा। तो और इसका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों कारण था जिसके कारण अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच विवाद का कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न है 108 में देखेंगे। 108 में करा सुमेलित कीजिए, घटना है और उधर तिथि है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला है करा कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार, दूसरा है कालकोठरी का त्रासदी, अलीनगर की संधि, प्लासी का। देखिए ये सभी जो हैं एक ही पार्ट से प्रश्न बने हैं, तो आप इसे अगर समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो ये सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा, तथा उससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी पर का हल आप देख पाएंगे। तो देखिए क्या करा कलकत्ता पर नवाब। अब पहले हम लोग जानते हैं कि अलवर्दी खां की मृत्यु होती है 1956 ईस्वी में, वही जुलाई के आसपास में इनकी मृत्यु होती है। और अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्री का बेटा सिराजुद्दौला शासक बनता है। सिराजुद्दौला का शासक कब बनता है, वही 1756 ईस्वी से 1757, बहुत ही कम समय के लिए और बहुत ही अल्प समय में ही ये शासक बन जाता है। बोला जाता है मात्र 24 वर्ष की अवस्था में सिराजुद्दौला को शासक मिलता है, लेकिन अभी के डेट में देखेंगे कि 24 वर्ष की अवस्था में, यानी कि क्या होता है, मतलब लोग एक तरह से जागरूक कहिए वो होते हैं, लेकिन उस इतने कम एज में सिराजुद्दौला को उस वक्त क्या मिल गया था, शासन मिल गया था। तो क्या होता है 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला पूर्णिया के जो शौकत जंग के दमन हेतु, शौकत जंग का वही जो होते हैं दूसरी पुत्री होती है, उनका बेटा ये शासक के लिए, राजगद्दी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, शौकत जंग को हराते हैं और वही फिर वो 1756 ईस्वी मनिहारी के युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर देते हैं। तो उसके बाद सिराजुद्दौला क्या होता है, जब शासक रह रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इस सप्तवर्षीय युद्ध के छिड़ जाने के कारण जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं वह भारत में अपने अपने क्षेत्र में यानी बंगाल में किले को बंदी करने लगते हैं, किला घेरने लगते हैं। इस किलेबंदी को लेकर जो सिराजुद्दौला है वह मना करता है अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को। तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं।
फ्रांसीसी किसको कर रहे थे, वह चंद्रनगर को कर रहे थे और अंग्रेज कलकत्ता को कर रहे थे। तो अंग्रेज नहीं मानता है, जिसके कारण 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसको अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक उसके कुछ दिन बाद सिराजुद्दौला 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करता है तथा 5 दिन के घेरे के बाद वह 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम जो कलकत्ता का किला होता है उसे अपने अधिकार में ले लेता है। तब आपको देखने को मिलेगा जैसे वो अधिकार में लेता है, अपने अंडर में लेता है, तो जो ब्रिटिश गवर्नर होते हैं कौन, गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचिन तथा अन्य सेना जो अधिकारी होते हैं भागकर फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। तो यह प्रश्न कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि प्लासी के युद्ध के समय कौन था गवर्नर, तो वही गवर्नर ड्रेक थे जो भागकर फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसी समय एक घटना होती है ब्लैक होल यानी कालकोठरी की घटना, वही 20 जून को, जिसमें वो किला पर आक्रमण कर अपने अंडर में ले लेता है। तो बोला जाता है कि 14/18 के कमरे में सिराजुद्दौला क्या करता है, 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है। मतलब उसमें अब अगले सुबह जब उस कमरे को खोला जाता है तो मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित निकलते हैं और उस 23 व्यक्ति में से एक हॉलवेल होता है जो इस घटना को काफ़ी क्या करता है, बढ़ाता और फैलाता है। जैसे ही बात पता चलता है अंग्रेजों को, तब वहाँ से किसके नेतृत्व में, विलियम बेटिंग के नेतृत्व में, सॉरी बेटिंग नहीं, क्लाइव ने होता है। तो क्या होता है, क्लाइव के नेतृत्व में क्या होता है, मद्रास से एक सैन्य टुकड़ी प्रस्थान करती है कलकत्ता के लिए। फिर जैसे ही जब वो अपने अंडर में ले लेता है कौन, सिराजुद्दौला, तो उसके एक क्या होते हैं, सेनापति होते हैं मानचिंद। तो मानचिंद को क्या करता है, वहाँ का शासक बना देता है और फिर वो वापस चला जाता है कौन, सिराजुद्दौला। जैसे ही कौन अंग्रेज पहुँचता है ये कलकत्ता, तो उसके बाद जो मानिक चंद है जिसको सिराजुद्दौला क्या किया था, वहाँ का नियुक्त किया था, उसको मानिक चंद्र को अंग्रेज रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लेते हैं और वही उसके बाद क्या होता है, वह फोर्ट विलियम पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच वही 9 फरवरी 1757 ईस्वी को एक अलीनगर की संधि होती है। और यह जीतता है कब, ये जीतता है ये जनवरी में, है ना, कौन, मतलब वो जो देखिए ना 20 जून को ऐसे घटना होता है, फिर वो पहुंचने में क्योंकि समय लगता है, पहले तो वो साधन नहीं था, तो वही 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर मानिकचंद को रिश्वत देकर अपने ओर मिलाता। फिर वही जैसे ये बात पता चलता है कि अंग्रेज फिर से विलियम फोर्ट पर क्या कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 की होती है। और इस संधि के तहत क्या होता है, यह प्रस्ताव रखा जाता है कि क्या होगा कि कंपनी के जो क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार हैं पुनः स्थापित कर दिए जाएंगे तथा इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने व सिक्के ढालने का अनुमति प्रदान किया जाएगा। यही हुआ सिराजुद्दौला और ये क्लाइव के बीच में संधि। तो आप याद रखिएगा, तो इससे अगर पूछ दिया जाएगा अलीनगर की संधि क्या था, तो वही अलीनगर का संधि था। क्योंकि जब क्या होता है, देखिए अलीनगर, यह भी एक संबंध, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि अलीनगर क्या होता है, पहले जो होता है वह फोर्ट विलियम होता है यानी कलकत्ता होता है, तो वही जीतने के बाद सिराजुद्दौला उसको अलीनगर का नाम देता है। तो अलीनगर का संधि 9 फरवरी 1700। उसके बाद क्या होता है, इस घटना के बाद ये अलीनगर का संधि होता है जिसमें यह बात कहा जाता है कि अपने अपने क्षेत्र को दुर्गीकृत करना है तथा उसमें अंग्रेजों को सिक्का ढालने का भी अनुमति मिल गया था। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मार्च में 13 मार्च को क्लाइव ओवा वाटसन जो है फ्रांसीसी के चंद्रनगर को छीन लेता है। तब क्या करता है, सिराजुद्दौला इसका विरोध करता है। वह कहता है तो अलीनगर संधि का विरोध कर रहे हैं आप, मतलब इस तरह का बात होता है, क्योंकि वह क्या करता है, ज़बरदस्ती ही कहिए, क्लाइव और वाटसन फ्रांसीसी के अधीन जो चंद्रनगर था उसको छीन लेता है, तो अलीनगर संधि का उल्लंघन हो जाता है। और उसी के बाद क्या होता है, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देता है कौन, यह अंग्रेज, यानी उसमें मुख्य रूप से क्लाइव होता है। क्लाइव उस समय आप देखेंगे फिर 2 गुप्तचर को नियुक्त करता है, जो यह कहता है क्लाइव कि पता करो कि सिराजुद्दौला के सैनिक में या इसके राज दरबार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे हम अपनी तरफ से मिला सकते हैं रिश्वत देकर। तो वही पता चलता है मीर जाफ़र है, उसको सत्ता का अगर लोभ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह सपोर्ट करेगा। और एक बात और है, जो मीर जाफ़र होता है, एक समय युद्ध होता है देखिए ना 1756 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों जब सिराजुद्दौला क्या कर रहा होता है, अंग्रेजों का विरोध कर रहा होता है, तो उसमें अंग्रेजों के समर्थन के कुछ महिलाओं का मीर जाफ़र जो है अपने यहाँ शरण देकर उसको बचाता है। इसके कारण कहा जाता है कि क्लाइव और मीर जाफ़र से पहले से भी एक घनिष्ठता संबंध था उसके कारण, क्योंकि वह अंग्रेजों को मदद किया था उस टाइम।
तो इस तरह से प्लासी युद्ध क्या होता है का षड्यंत्र स्टार्ट हो जाता है, और इस प्लासी युद्ध में मीर जाफर को सत्ता के लोभ पर अंग्रेज उसे अपने ओर मिला लेता है। और वही फिर क्या होता है, उसके और भी बहुत सारे जो अपने होते हैं दरबारी, वह भी उसका विरोध होते हैं, उनकी मौसी घसीटी बेगम वह भी विरोध होती है। फिर उसके बाद मान लीजिए अन्य अधिकारी जिसमें यार लतीफ़ हो गया, दीवान राय दुर्लभ हो गया, एवं बेगो बैंकर जगत सेठ होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सिराजुद्दौला के विरोध होते हैं, जिसका अंग्रेज फायदा उठाकर अपने ओर मिलाकर क्या कर देता है, 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध कर देता है, और वही प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है प्रश्न सही है। कलकत्ता का नवाब का सिराजुद्दौला कब हुआ, 15 से 20 जून। काल कोठरी 20 जून 1700, जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। अलीनगर की संधि वही 2 जनवरी 1757 ईस्वी को क्या होता है, वह रिश्वत देकर मानिकचंद से वह जो क्षेत्र अपने और मिला लेता है, कौन ले लेता है, अंग्रेज। उसके बाद वही अलीनगर का संधि होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध क्यों होता है, क्योंकि वही जब संधि होता है, संधि में क्या बात किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र और विशेषाधिकार को पुनः स्थापित किया है, कि जो अपना क्षेत्र है वही रहेगा और जो विशेषाधिकार है वही रहेगा, तथा वह एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि 13 मार्च को क्लाइव और वाटसन क्या करता है, फ्रांसीसी के जो नियंत्रण में माहे क्षेत्र होता है उसको अपने अंडर में लेता है, जिसका सिराजुद्दौला विरोध करता है, क्योंकि वो अलीनगर संधि का क्या था, ये कह सकते हैं अलीनगर संधि का विरोध किया गया था, या अलीनगर संधि को तोड़ा गया था, जिसके कारण फिर क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। षड्यंत्र करना, जो अंग्रेज हैं नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना स्टार्ट करता है, और इस षड्यंत्र के वह मुख्य सेनापति मीर जाफर को अपने मिलाकर क्या करता है, युद्ध में मीर जाफर की हार होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, और सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल के नवाब जो मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सौबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव का जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करिए। अब देखिए क्या होता है कि बंगाल के जो नवाब मीर जाफर ने कठपुतली बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्लाइव का सौबत जंग की उपाधि दिलाई थी। जैसे ही ये प्लासी का युद्ध जीतते हैं, प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है कि जो क्लाइव होता है उसको क्या करता है, मीर जाफर उसको सौबत जंग की उपाधि बहादुर शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिलवाया जाता है। उसके बाद कुछ क्षेत्रों की जमींदारी भी दिलवाई जाती है, उस क्षेत्रों में 24 परगना। इस 24 परगना के बाद आपको हम बता दें कि प्लासी का युद्ध होता है। उस प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद कहा जाता है कि क्लाइव है जो सबसे अमीर आदमी बन गया था, क्योंकि इस प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद क्या होता है, 24 कंपनी की जमींदारी, 24 परगना। ये 24 परगना है कहाँ, ये बंगाल का एक प्रशासनिक जिला है। वही प्रशासनिक जिला वो अंग्रेजों को मिल जाता है। उसके बाद उसकी आय में भी वृद्धि होती है। क्लाइव को बोला जाता है कि 2,34,000 रुपये भेंट में मिलता है, लगभग 50 लाख रुपये सेना के नाविकों के लिए भी दिया जाता है। इस तरह से लगभग मतलब 5 करोड़ का वहाँ बोला जाता है कि संपत्ति उस समय मिलता है। तो वही क्या होता है, शाह आलम द्वितीय को क्या दिलाया जाता है, 24 परगना की ये जमींदारी दिलाई जाती है। और शाह आलम को इसलिए यहाँ पर बोला गया कठपुतली मुगल बादशाह, क्योंकि आपको मालूम होगा ना बक्सर का युद्ध जैसे ही होता है तो उस बक्सर के प्लासी के युद्ध के बाद ही कहिए बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में क्या हो जाता है, शाह आलम द्वितीय और जो अवध के नवाब ये कौन होते हैं, सुजाउद्दीन होते हैं, उसके बाद मीर कासिम होते हैं, जो तीनों को उस युद्ध में पराजय का सामना करना मिलता है। तो वही उस समय, क्योंकि जो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वह उतने योग्य नहीं होते हैं। तो उस समय जब क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये क्षेत्र दिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो ध्यान में रखिएगा, 24 परगना क्या है, बंगाल का एक प्रशासनिक जिला है, जो क्या हो गया था, क्लाइव को प्लासी के युद्ध जीतने के बाद वो उसका जमींदारी प्राप्त होता है, और उसमें मतलब वही अहम भूमिका मीर जाफर को रहता है, जो शाह आलम द्वितीय के द्वारा उनको वह दिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। करा बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि वो अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं हो। अब समझिए परिस्थिति क्या हुआ था। जब प्लासी का युद्ध होता है, उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है
और अंग्रेज विजय होता है। और उस विजय के बाद आपको अभी बताएं कि क्लाइव को क्या होता है, अत्यधिक धन की प्राप्ति होती। कहा जाता है कि क्लाइव जो है ब्रिटेन जाकर सबसे अमीर व्यक्ति भी हो गया था। मतलब ये आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब उसमें व्यक्तिगत रूप से बोला जाता है कि 2 लाख समथिंग खाली किसको मिला था, क्लाइव को मिला था। तब क्या होता है कि वहाँ से तो मिर्जा सिराजुद्दौला किसी तरह अपने दरबार से जो भी धन होता है वो साथ में लेकर भाग जाते हैं। और इधर मीर जाफ़र का जो बेटा होता है, मीरन होता है, यानी मीर जाफ़र, वह क्या करता है, सिराजुद्दौला को खोजना स्टार्ट करता है। और उसके एक मुखबिर उसको सूचना दे देते हैं जब सिराजुद्दौला क्या कर रहा होता है। यानी बोला जाता है कि वह स्त्रियों के भेष में वो क्या कर रहे थे, वह राज दरबार से निकलकर भाग रहे थे। तो मुखबिर, कोई मुखबिर होता है जो मीर जाफ़र को ये सूचना दे देता है कि सिराजुद्दौला यहाँ पर है। तब क्या होता है, सिराजुद्दौला को पता चलता है तो उसके जो सैनिक अधिकारी रहते हैं उसको पकड़ कर ले आते हैं। और फिर उसको क्या करता है, उस पर बहस ही चल रहा होता है कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाए या फिर जेल में बंद रखा जाए, या फिर यही चल रहा होता। तब मीरन क्या होता है, वह अपने अंडर में लेता है और बोलता है पिताजी आप आराम करिए, हम इसे संभालते हैं। तो वही मीरन फिर क्या करता है, जो मीर जाफ़र का पुत्र होता है मीरन, वो सिराजुद्दौला को क्या करता है, मुर्शिदाबाद ले आता है। और वही मुर्शिदाबाद में जहाँ पर क्लाइव पहले से ही मौजूद था। और वही मुर्शिदाबाद में फिर मीर जाफ़र को क्या किया जाए, मीर जाफ़र के जो पुत्र मीरन होता है सिराजुद्दौला को एक वही जगह होता है नमक हराम ढोड़ी के नाम से वो जगह को जाना जाता है। वह नमक हराम ढोड़ी इसलिए पड़ा था क्योंकि वो क्या होता है, मीर जाफ़र जो विश्वासघात वाला काम करता है, इस काम को लेकर इसलिए उस जगह का नाम मुर्शिदाबाद में एक जगह है, लगभग कहिए कि वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है मुर्शिदाबाद से। तो वहीं पर है नमक हराम ढोड़ी, जहाँ पर बोला जाता है कि सिराजुद्दौला को मीरन के द्वारा फांसी दे दिया गया था। तो नमक हराम ढोड़ी यह भी स्थल काफ़ी चर्चा में है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो यही इनसे रिलेटेड है इस कहानी का। तो इसी के कारण वह मुर्शिदाबाद को क्या करता था, संयतकारी वातावरण समझता था। कौन, मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन था, जो मीर जाफ़र के बाद क्या होता है, वह पंजाब का शासक बनता, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता। और मीर कासिम को बनाने के पीछे उद्देश्य वही था कि मीर जाफ़र क्या था, वो तो कठपुतली सरकार था ही था कि वो पूरे जैसे ही वो शासक बनता है पूरी तरह से धन को लुटाना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे स्थिति यह होता है कि ना उससे ज़मींदारी प्रथा, ना राजस्व व्यवस्था, यह सभी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसके कारण अंग्रेज भी उससे क्या हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। और लास्ट में उसके दामाद मीर कासिम को बनाते हैं, जो एक योग्य और सुदृढ़ शासक बन के रूपा। जैसे ये शासक बनता है मीर कासिम, तो वहाँ की जमींदारी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था सभी को कंट्रोल में कर लेता है, जिससे अंग्रेज भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह उससे भी एक कदम आगे होता है, क्योंकि मीर कासिम जैसे ही शासक बनता है वो क्या करता है, आपको मालूम होगा कि जो ब्रिटिश को वहाँ पर क्या था, एक कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, यानी एक तरह से कहिए शाही लाइसेंस मिला हुआ था। जबकि वही स्थानीय जो व्यापारी होते थे उनको 40% राजस्व के साथ कर देना पड़ता था। जब अंग्रेजों को देने के लिए कहें तो अंग्रेज इसका विरोध करते हैं, तब वह मीर कासिम क्या करता है, स्थानीय लोगों को भी राजस्व में छूट देता है, जिससे काफ़ी जो स्थानीय लोग होते हैं प्रसन्नचित होते हैं। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है तो फिर उसके विरुद्ध में लेकर फिर अंग्रेज़ों को भी क्या होता है, मनमुटाव होने लगता है। फिर एलिस पटना में देखेंगे कि अंग्रेज़ का जो एजेंट एलिस होता है वह पटना पर क्या कर देता है, हमला कर देता है, अत्याचार करता है, लूटता है, आम लोगों को हत्या करता है। जिसके विरुद्ध में फिर मीर कासिम क्या करता है, एलिस को अपने सैनिक के द्वारा पकड़कर उसे मुर्शिदाबाद लाकर वहाँ पर क्या किया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। वही पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 111 में कह रहा, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वो समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह अलवर्दी खां के द्वारा कहा गया था। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसा आपको मालूम होगा कि इसमें क्या हो रहा था। सॉरी अलवर्दी खान नहीं, सॉरी मीर कासिम, मतलब मिस्टेक हो गया, ये मीर कासिम कहा गया था। मीर कासिम देखिए इसमें क्या हो रहा था कि आप देख रहे थे ना, मीर कासिम के समय में क्या होता है, उस शासक बनता है। फिर उसके बाद जो एलिस हत्या, एलिस में भी हम लोगों ने देखे थे, पटना हत्याकांड में क्या होता है कि जो अंग्रेज एजेंट एलिस होते हैं वो पटना में आक्रमण कर क्या करते हैं, आम लोगों को लूटते हैं, अत्याचार करते हैं, हत्याएं करते हैं तथा लूटमार करते हैं। जिसके कारण फिर मीर कासिम को अंग्रेज एजेंट एलिस होता है उसे नज़रबंद कर मुर्शिदाबाद लाया जाता है। फिर मुर्शिदाबाद में लाकर उसकी क्या कर दिया जाती है, हत्या की जाती है। तो इस तरह से वो काफ़ी परेशान करने लगते हैं। फिर लास्ट में क्या हो जाता है, इस पटना हत्याकांड के बाद तो यह निश्चय ही हो जाता है कि अब मीर कासिम अंग्रेज के भी युद्ध तो अवश्यम भावी हो गया है।
उसके बाद वही 1763 ईस्वी में फिर मीर कासिम को हटा दिया था। तो मीर कासिम वही क्या होता है, वहाँ से भागकर कहाँ जाता है, मतलब निकल कर कहिए वह अवध में जाता है, जहाँ पर शाह आलम द्वितीय और अब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दीन पहले से मौजूद होते हैं और तीनों एक क्या करते हैं, योजना बना रहे होते हैं अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करने का, जो बाद में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका मीर कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मीर जाफ़र क्या होता है, कि प्लासी का युद्ध क्यों होता है, प्लासी का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र होता है वह सत्ता के लोभ में अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और वह क्या करता है, युद्ध में विश्वासघात करता है और युद्ध के मैदान से वो हट जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की जो सेना होती है वह पराजय हो जाती है और इसमें अंग्रेजों का विजय होता है और फिर मीर जाफ़र को अंग्रेजों के अनुसार उसे वहाँ का शासक बनाया जाता है। और जैसे ही मीर जाफ़र शासक बनता है वह क्या होता है, यह एक अयोग्य शासक होता है, यानी वह पैसों को पूरा मतलब लुटाना, शासक बनने के साथ ही पैसों को लुटाना और अयासी में डूबा रहता है। उसके बाद ना ही उससे ज़मींदारी प्रथा अच्छा से कंट्रोल हो पाता है और ना ही कर को वो सही से वसूल पाता है। इन सभी के कारण क्या होता है, ये अयोग्यता के कारण फिर मीर कासिम को उसके दामाद को वहाँ का योग्य शासक बनाया जाता है, क्योंकि मीर कासिम वो ऐसा क्या क्या था अंग्रेजों के सामने, मतलब उस तरह से वो अपने आप को दिखाया था जिसके कारण वो अंग्रेजों का आकर्षण को जीत लिया था, जिसके कारण मीर कासिम को बनाया था। जैसे ही मीर कासिम शासक बनता है तो क्या होता है, राजस्व व्यवस्था जो गड़बड़ा गया था वह भी संभल जाता और जमींदारी व्यवस्था पुनः फिर से पहले ऐसा व्याप्त हो गया था, तो जिसके कारण अंग्रेजों को भी फायदा हुआ, राजस्व में बढ़ोतरी होने लगा, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, एक और बदलाव होता है कि वहाँ पर जो अंग्रेज थे उनको एक तरह से शाही लाइसेंस दिया हुआ था, यानी कि वह कर मुक्त व्यापार वहाँ कर रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों से 40% तक कर लिया जाता था। जब मीर कासिम ने अंग्रेजों को यह कर देने के लिए कहा तो अंग्रेजों ने इसको साफ मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने स्थानीय लोगों को भी कर से छूट दी, जिसके कारण क्या हो गया, आम जनता के भी वो लोकप्रिय हो गए, उनको मानने लगा और इसके कारण फिर क्या हो गया, धीरे धीरे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच दूरियां बढ़ने लगी, मनमुटाव होने लगा। फिर आप देखेंगे कि एलिस हत्याकांड में एलिस एजेंट जो होता है वह क्या होता है, पटना में आकर वह हमला कर देता है, लोगों को लूटता है, हत्याएं करता है, जिसके कारण फिर मीर कासिम एलिस को पकड़कर मुर्शिदाबाद में नज़रबंद कर कर उसकी हत्या कर दिया था, जो पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो वही जो सबसे बड़ा चुंगियों को खत्म करा साधारण कदम वह मीर कासिम उठाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह कब उठा, 1761 ईस्वी में वो डिसीजन लेता है ये कर वाला, चुंगी वाला। नेक्स्ट 113 में देखिएगा, 113 में करा क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। अब आइए, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि क्यों होती है, आप याद करिए कि जैसे ही बक्सर का युद्ध का विजय जो बेंसी टार्ट के नेतृत्व में लड़ा गया था, जैसे ही यह युद्ध अंग्रेज जीतता है, जैसे ही यह खबर इंग्लैंड पहुंचती है, तब क्या होता है, सबका मत था कि जिसने भारत में अंग्रेजों की नींव रखी अर्थात लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव उस वक्त इंग्लैंड में होता है, सबका मत था कि लॉर्ड क्लाइव को ही भारत भेजा जाए, जिसने क्या कि साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए ऐसा कहा जाता था क्योंकि लॉर्ड क्लाइव आप देखेंगे बहुत ही कम एज में, मात्र 18 वर्ष की आयु में वह क्या होता है, मद्रास में एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त होकर वहाँ पर काम करना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे किस तरह से वो सैन्य में आता है, फिर वो राजनीतिक में आता है, किस तरह से फिर वो गवर्नर बनता है। तो इन सभी के कारण धीरे धीरे वो अपना क्या होता है, अंग्रेजी स्वामित्व को, अंग्रेजी प्रभुत्व को भारत में सुदृढ़ करने में उसकी अहम भूमिका रहती है। उसके बाद वही क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव ये 3 मई को क्या होते हैं, मद्रास पहुँचते हैं, कब, 1765 ईस्वी को। उसके बाद 3 मई के बाद अप्रैल को, 3 अप्रैल को मई पहुंचते हैं, फिर मई को 10 मई को वो क्या करते हैं, कलकत्ता में वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कहिए 3 मई 1765 को कलकत्ता में कार्यभार संभालते हैं और कार्यभार संभालने के बाद उनका जो पहला काम होता है कि जो हारे हुए हैं शासक उनसे संधि करना। तो वही क्या होता है, शाह आलम प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, जिसमें वह शाह आलम के पास में जाता है और वह संधि करता है। इस संधि के तहत क्या होता है, उसमें शाह आलम को इलाहाबाद व काड़ा क्षेत्र देने के लिए राजी किया जाता है और इसके बदले में वह क्या होता है, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की
दीवानी को अस्थायी रूप से मिली और वह पेंशन के रूप में शाह आलम को 26 लाख रुपए तथा निजामत के कार्य के लिए 53 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। और उसके बदले में वो क्या करता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अपने अंडर में क्लाइव ले लेता है। और यहीं से क्या हो जाता है, शोषण स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब दोहरा शासन, जिसको हम लोग द्वैत शासन कहिए, दोहरा शासन कहिए, कि वास्तविक कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में और नाम मात्र का शक्ति किसके पास होता था, वह राजाओं के पास में होता था। यहीं से वो खेला स्टार्ट होता है। उसके बाद हैदराबाद के उत्तर के जिलों को उत्तरी सरकार को अंग्रेज के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो यही तीनों होता है इस संधि में। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्योंकि हैदराबाद के जो उत्तरी सरकार होता है, यानी उत्तरी सरकार देखे थे ना, जो ये भारत का जो क्या है दक्षिणी क्षेत्र है, दो भाग है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट के सबसे ऊपरी भाग को उत्तरी मैदान कहा जाता है, तो वही उत्तरी सरकार कहा जाता है। वही उत्तरी सरकार अंग्रेज को जागीर के रूप में मानता दी। बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है, उत्तरी सरकार पर ये अपने अंडर में लेने के लिए क्या होगा, आंग्ल ये हैदर अली के साथ में इसका आंग्ल मैसूर युद्ध भी देखने को मिलेगा। वो कारण उत्तरी सरकार पर हमला के कारण भी ना उसको गुस्सा आता है हैदर अली को, फिर वो युद्ध होता है, निजाम को अपने और मिला लेता है और मराठा को भी मिला लेता है। फिर बाद में निजाम छोड़कर चला जाता है, फिर भी वह वीरतापूर्वक हैदर अली उसको सामना करता है और वही मद्रास की संधि होता है। क्योंकि वो हमला करते करते मद्रास तक पहुंच जाता है, जिससे मद्रास काउंसिल के जो भयभीत हो उठते हैं और लास्ट में उनको संधि करना पड़ता है। तो वो अलग कहानी है, लेकिन उत्तरी सरकार की चर्चा है तब हम रिलेट कर दिए कि वही इसी के लिए बाद में क्या होता है, आंग्ल प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 114 में। 114 में कह रहा है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किन के बीच हुई थी। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रथम संधि में क्या होता है, जो क्लाइव होता है वह शाह आलम द्वितीय के साथ में जाकर संधि करता है, जिसमें इलाहाबाद वह काड़ा जिला को देने की बात की जाती है। किससे, वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। उसके बदले में वो क्या होता है, 26 लाख रुपए का पेंशन भी शाह आलम द्वितीय को देने के लिए राजी करता है। उसके बदले में उड़ीसा, बिहार, बंगाल का दीवानी वह क्लाइव अपने अंडर में ले लेता है और साथ में निजामत के लिए 53 लाख रुपए का दिया जाता है। उसके बाद एक और हम लोगों ने क्या देखा था, तीसरा देखा था कि हैदराबाद के जो उत्तर के जो जिले हैं, उत्तरी सरकार वो भी अंग्रेज अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद द्वितीय संधि 12 अगस्त को जाके प्रथम संधि करता है शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो उसके ठीक कुछ दिन बाद 16 अगस्त को जाकर वह अवध के नवाब किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ जाता है और शुजाउद्दौला के साथ वो संधि करता है। तो यह हो जाएगा शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। इस संधि में क्या होता है, वह शुजाउद्दौला के पास में जाता है और वह इलाहाबाद और काड़ा जिले को शाह आलम द्वितीय को देने के लिए वो राजी करता है। और युद्ध के जो युद्ध उसमें शामिल होता है, उस युद्ध में किसमें, बक्सर के युद्ध में, उस युद्ध के हर्जाना के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कहा जाता है। किसको, शुजाउद्दौला को, कि देना पड़ेगा। और साथ में फिर अंग्रेज जो है शाह आलम द्वितीय के जो क्षेत्र होते हैं उसमें उसको सुरक्षा देने के लिए वो आश्वासन देता है। और एक और होता है, देखिए ना, बनारस के जो जागीरदार होता है बलवंत सिंह को वह अपनी जागीर में शामिल कर लेता। तो इस तरह से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्या होता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में संधि होता है। तो किस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बेंसी टार्ट के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता जाता है, लेकिन अगर संधि की बारी आती है तो ब्रिटेन से क्लाइव को भी भेजा जाता है और क्लाइव आकर यहाँ पर 2 संधियाँ इलाहाबाद का प्रथम और द्वितीय संधि करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 115 में, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है। देखिए वह हो जाएगा मीर जाफर। ऐसा क्यों कहा गया है मीर जाफर को, क्योंकि क्या होता है, इसलिए कहा गया है क्योंकि मीर जाफर होता है वह कठपुतली सरकार होता है। यानी मीर जाफर जो है क्या होता है, वह सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है। इस लोभ में वो विश्वासघात करता है कि ताकि वह क्या होगा, अगर अंग्रेज युद्ध में जीतता है तो वह उसे वहाँ का बंगाल का नवाब बना देगा। और इसी लोभ में मीर जाफर क्या करता है, वह गद्दारी करता है, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। और जैसे ही अंग्रेज जीता है, मीर जाफर को वहाँ का सरकार बनाया जाता है। चूँकि मीर जाफर एक अयोग्य शासक रहता है, क्योंकि शासक बनते ही यह पैसों को क्या करता है, उड़ाना स्टार्ट करता है। ना ही इससे जमींदारी पर था और ना ही राजस्व कुछ इससे क्या होता है, संभल नहीं पाता है, जिसके कारण बाद में फिर इसको हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है, जो कि एक योग्य शासक होता है। तो इस तरह से कर्नल क्लाइव का गधा या सियार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मीर जाफर होता शासक होता है, इस समय में जो अंग्रेज होते हैं वह क्या करते हैं, बहुत सारा धन को लूटते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि कर्नल मल्सन ने है जो
वह सोने की एक ऐसे थैली कहा है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो और पैसे निकाल लो, वह कर्नल मालसन कहकर संबोधन किया। यही मीर जाफर का शासनकाल में, क्योंकि इस मीर जाफर के कार्य में क्या होता है, धनों का जो है लूट अंग्रेजों के द्वारा बहुत हद तक की जाती है। कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में क्लाइव जो है सबसे अमीर आदमी भी बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 116 में, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है? मीर जाफर को, निजामुद्दीन को, सैफुद्दौला को, मुबारक उद्दौला को? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है भूसे से भरे हुए एक बैताल फैंटम के रूप में वह मुबारक उद्दौला को कहा गया। इस प्रश्न को क्यों कहा गया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका जवाब क्यों इसे कहा गया मुबारक उद्दौला को। नेक्स्ट प्रश्न 117 में है, कर्नल मालसन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो, और इसमें वह किसके लिए देखे। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मीर जाफर क्या होता है, वह कठपुतली सरकार होता है, खासकर ये रॉबर्ट क्लाइव का। उसके बाद कठपुतली सरकार होता है क्योंकि वह एक अयोग्य शासक रहता है, वह शासक बनते ही धन को लुटाना स्टार्ट करता है, वो अयासी प्रवृत्ति का होता है, ना ही उसे जमींदारी पर था, ना ही राजस्व, कुछ भी संभाल नहीं पाता है, वह एक अयोग्य होता है, जिसके कारण फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। और उसी के शासनकाल में क्या होता है, जो ये उसी के शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव का गधा के रूप में कहकर उसको संबोधन किया गया। तो इसी कारण है कि जब जितना लूट सको लूट लो, और यह वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो, तो वह किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वह हो जाएगा यही मीर जाफर के लिए वह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 117 के बाद 118 में देखेंगे, 118 में कह रहा है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापित किया? तो वह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हैदर अली। अब आइए हैदर अली के बारे में थोड़ा जानते हैं। हैदर अली कौन था, हम लोग देखेंगे 18वीं सदी के अंत में, यानी शुरुआती में कहिए, अंत तक तो मैसूर हो ही जाता है, लेकिन 18वीं सदी के शुरुआती तक क्या हो रहा था, अनेक जो दक्षिणी राज्य थे वह क्या हो रहे थे, वह स्वतंत्र हो रहे थे। वही दक्षिणी भारत में हैदराबाद के बाद हैदर अली के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह था मैसूर। तो मैसूर में क्या होता है, चिक्का कृष्णराज नामक शासक होता है, उसके दो सेनापति नंदराज और देवराज होते हैं, उन्हीं के द्वारा शासन वहाँ संचालित किया जाता है। और उसके बाद हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में होता है, वही मैसूर में होता है। वह जो हैदर अली होता है वह एक साधारण परिवार में उसका जन्म लेता है, लेकिन वह प्रतिभाशाली होता है। वह कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा का धनी होने के कारण वह क्या होता है, 1921 के बाद यानी कुछ समय बाद वह क्या होता है, मतलब है हैदर अली जो है वहाँ की जो सेना होती है उस सेना में वो भर्ती होता है। तो वही परिश्रमी और लगनशील तथा साहसी दृढ़ निश्चय होने के कारण वह क्या होता है, अपना एक विशेष स्थान बना लेता है। और आगे फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हैदर अली 1761 ईस्वी में जो नंदराज और देवराज होते हैं, जिसके अधीन जो मुख्य सेनापति होते हैं, जिसके अधीन से चिक्का कृष्णराज जो होते हैं शासक कर रहे होते हैं, फिर चिक्का कृष्णराज हैदर अली को वहाँ का क्या करता, शासक बना दिया होता है, नंदराज को वो हटा देता है। उसके बाद उसी समय शासक बनने से पहले जैसे ही जो है वहाँ के शासक के द्वारा वह योग्य और दृढ़ निश्चयी तथा लगनशील के कारण जो क्या कहता है, वहाँ के शासक के द्वारा जो अगला उत्तराधिकारी हैदर अली को बना दिया जाता है, उससे पहले 1755 ईस्वी में, क्योंकि 1761 ईस्वी में बनता है मैसूर राज्य का अपना अधिकार स्थापित करता है। तो 1755 ईस्वी में वो क्या करता है, प्रतिभाशाली सेनानायक के साथ साथ वह एक चालाक राजनीतिक होने के कारण वह डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है, जो वह फ्रांसीसी जो होते हैं फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से करता है। तो वही कह रहा है किसने फ्रांसीसी की विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में, तो वह हो जाएगा हैदर अली। कब, 1755 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, करा किसने घोषणा कर रखी थी वह अंग्रेजों को तो पहले अर्काट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से करेगा, वह हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली ने ही घोषणा की थी। देखिए अगर आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 होता है। आप देखेंगे कि 1773 ईस्वी में पहले अंग्रेज क्या करता है कि जो फ्रांसीसी के नियंत्रण वाले माहे होता है उस पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लेता है, जिसके जो क्या होता है हैदर अली के लिए खुली चुनौती होता है। फिर ठीक 1780 ईस्वी में क्या होता है, हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को स्टार्ट करता है। और वही कर्नाटक पर जो आक्रमण करता है उस समय अंग्रेज का जो जनरल जॉर्ज बेली होता है, वही
उसको परास्त करता और अर्काट पर अपना अधिकार कर लेता। फिर बाद में देखेंगे 1780 में जॉर्ज बेली को हटाकर अर्काट पर आक्रमण करता है। फिर ये वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में किसको भेजा जाता है, ये आयरकुट को भेजा जाता है। ये वही आयरकुट जो पोर्टो नोवा के युद्ध में एक बार हैदर अली को हरा चुका था, हालांकि उससे कोई लाभ व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। तो ये है वही अर्काट से पहले बाहर निकाली, ये हैदर अली का कथन था, जो कि वास्तविकता में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आप देखेंगे तो उसमें वैसा हुआ, क्योंकि जो जॉर्ज बेली थे वो उसको हटाकर अर्काट पर हैदर अली क्या करता है, अपना अधिकार स्थापित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 120 में देखिएगा, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करिए। प्रथम आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है। अभी हम लोगों ने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध होने से पहले थोड़े पृष्ठभूमि को समझते हैं कि क्या होता है। 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय होता है, उसी में से हैदराबाद के बाद मैसूर राज्य का होता है। उस मैसूर राज्य में चिका केसराज नामक का शासक होता है, जिसके 2 सेनापति नंदराज और देवराज होते हैं, उसी के अधीन से वहाँ का शासक किया जाता है। फिर 1721 ईस्वी में हैदर अली का मैसूर में जन्म होता है। वह एक योग्य और परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसका साधारण परिवार में जन्म होता है। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ की सेना में भर्ती होता है। दृढ़ निश्चयी तथा परिश्रमी होने के कारण वह क्या होता है, वहाँ के शासक का अपना ध्यान को खींचता है, आकर्षण करता है, और उसके बाद वह एक हैदर अली प्रतिभाशाली सेना नायक के साथ साथ चालक की राजनीतिक निकलकर उभरता है। फिर वह 1755 ईस्वी में डेंडीगुल में आप देखेंगे कि आधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से वह निर्माण करता है। फिर 1761 ईस्वी में क्या होता है, वह वहाँ का शासक बनता है और नंदराज को सत्ता से अलग कर मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया होता है। उसके बाद फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इस वजह से होता है क्योंकि क्या होता है, जब हैदर अली वहाँ का शासक कर रहा होता है तब क्या होता है, अंग्रेज निजाम से यानी हैदराबाद के निजाम से मिलकर वह उत्तरी सरकार पर अधिकार करने के लिए क्या करता है, निजाम को अपने ओर मिलाकर वह निजाम के द्वारा ही आक्रमण करवाया, उस पर क्या करवाता, आक्रमण करवाता है, जिसके कारण बिना कोई कारण के हमला के कारण ब्रिटिश ये हैदर अली को काफ़ी गुस्सा आता है और वह क्या करता है, मराठा को, क्योंकि उसको मराठा से भी उधर युद्ध करना पड़ रहा होता है, तो मराठा से संधि कर लेता है और निजाम को भी अपने ओर मिला लेता है और फिर वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना स्टार्ट हो जाता है। और वही फिर लास्ट में आप देखेंगे कि निजाम भी छोड़कर चला जाता है, तो फिर भी वह जो कौन होता है, हैदर अली, दृढ़तापूर्वक वह अंग्रेजों का वहाँ पर सामना कर रहा होता है और लड़ाई करते करते वह क्या होता है, मद्रास काउंसिल तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वह भयभीत हो जाते हैं और लास्ट में हैदर अली के साथ सुलह की संधि करते हैं, जो मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत क्या होना, दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, अपने अपने क्षेत्र में रहना पड़ा। यह था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता, अब देखिए, प्रथम में हम लोगों ने देखा कि किस कारण से अंग्रेज निजाम को अपनी ओर मिलाकर उत्तरी सरकार पर अपना अधिकार जमाने के लिए वह अकारण हमला करता है, जिसके कारण हैदर अली को गुस्सा बढ़ता था। फिर हैदर अली मराठों को क्या करता है, मिलाकर निजाम को भी अपने अंडर में लेकर वह फिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध करता है, जिसमें फिर मद्रास की संधि के द्वारा फिर सुलह होता है। फिर द्वितीय क्या होता है, फिर दूसरा कारण वही होता है कि पुनः हैदर अली जो है निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर लेता है। इसमें फिर से वो मिला लेता है किसको, निजाम और अंग्रेजों को। उसमें क्या होता है कि 1773 ईस्वी में जो अंग्रेज है वह फ्रांसीसी के नियंत्रण माहे वाले जगह पर वो आक्रमण कर देता है और उसके बाद यह जो अब जैसे ही आक्रमण करता है तो यह क्या होता है, हैदर अली के लिए एक खुली चुनौती थी। उसके बाद 1780 ईस्वी में क्या करता है, हैदर अली क्या करता, कर्नाटक पर आक्रमण करता, वह कर्नाटक पर जहाँ पर जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था। उसके बाद क्या होता है, वहाँ के जो उस समय जो क्या होते हैं, अंग्रेज जो जर्नल होते हैं, जॉर्ज वेली होते हैं, उसको वहाँ परास्त करता और अर्काट पर, जो अर्काट जगह है वह पर वह आक्रमण अधिकार कर लिया होता है। अब जैसे ये बात ये वारेन हेस्टिंग्स को पता चलता है, वारेन हेस्टिंग्स उसका सामना करने के लिए हैदर अली को 1781 ईस्वी में आयरकुट को भेजता है। ये वही आयरकुट जो पोर्टो नोवा के युद्ध में एक बार हैदर अली को हरा चुका था, हालांकि व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं हुआ था, तो वह आयरकुट होता है। फिर द्वितीय वही 1782 ईस्वी तक क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध होते रहा था और इस युद्ध में भी कहा जाता है कि हैदर अली वह जीतता ही है, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका पुत्र टीपू सुल्तान आता है, वो द्वितीय मैसूर युद्ध को जारी रखता है और फिर लास्ट में मंगलोर की संधि के द्वारा दोनों के बीच समझौता होता है। आपको बता दें, मंगलोर की संधि से असंतुष्ट था कौन, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वह कहता है कि ये लॉर्ड मैकानी कैसा आदमी है, अभी भी मैं विश्वास करता हूँ कि वो इस संधि के बाद कर्नाटक को खो देगा। ये जवाब आया था किसका, ये वारेन हेस्टिंग्स का।
तो इस तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोगों को देख लिया कि मंगलोर के संधि के द्वारा समाप्त होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु आती है, उसका बेटा होता है, फिर वो क्या करता है, उसका सामना करता है, मंगलोर की संधि के तहत समाप्त। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वह 1790 से 92 में होता है। यह युद्ध क्यों होता है, तो अब हमने देख लिया कि हैदर अली की तो मृत्यु होगी, टीपू सुल्तान आ गया। तीसरा होता है टीपू सुल्तान के समय लड़े गए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण होता है, अंग्रेजों ने सुल्तान के ऊपर यह आरोप यह लगाता है कि उनका कहना था अंग्रेजों का कि यह जो ये हैदर अली है वह फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया हुआ है तथा वह त्रावणकोर पर आक्रमण किया। ये दो कारण बताकर वह उस पर आक्रमण कर देता है। इसमें अंग्रेज ने मराठों और निजाम को क्या करता है, निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम मतलब वही श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। और यह इसका नेतृत्व कौन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, आप ध्यान रखेंगे। प्रथम में कौन था, प्रथम में हम लोगों ने देखा था ये था मतलब जॉर्ज वेली था, उसके बाद हैदर आयरकुट को लाता। उसके बाद द्वितीय में हम लोगों ने देखा कि कौन था, ये मिटोस था, ये मैकार्टनी था। जिसके बाद जो वारेन हेस्टिंग था वो कहता है कि यह कैसा आदमी अरकाटनी है, कहता है कि मैं भी विश्वास करता हूँ कि संधि के बाद भी किसको, कर्नाटक को खो देगा, ये कहना था वारेन हेस्टिंग का। तृतीय में था जो मिडोज के नेतृत्व में क्या होता है, टीपू सुल्तान को पराजित करता कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में, जिसमें निजाम और मराठा को अपने ओर वह मिला लाता। इस बात पर कि जो भी मतलब युद्ध में विजय होंगे तो उसके बाद जो है आधा हिस्सा अंग्रेजों को मिलेगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसको सहयोगियों को धन के रूप में देना पड़ेगा, युद्ध के दिया जाएगा। तो इस बात पर वो राजी करता। तो वही होता 1792 ईस्वी में क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में ये गवर्नर मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान का क्या होता है, टीपू सुल्तान को घेर कर क्या कहता है, वह संधि के लिए विवश किया जाता है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। वह कब होता है, फरवरी 1792 ईस्वी में। उसके बाद इसी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को आधा राज्य का हिस्सा देना पड़ता तथा उसके सहयोगियों या आधा राज्य का हिस्सा देना था, तथा साथ में जो शायद 2 बेटे था वो भी उनको उस समय देना पड़ गया था, मतलब उसके अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में भेजना पड़ गया था। वही हरजाने के रूप में 3 करोड़ रुपया भी साथ में देना पड़ा था। ये था तृतीय आंग्ल में। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, उसमें भी अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों का सामना करने के लिए वह क्या करता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास करता है। उसने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पत्राचार व्यवहार किया था। इसी पर जैसे ये बातें अंग्रेजों को पता चलता है कि यह क्या कर रहा है, विदेशों से संधि करना चाह रहा है, तो फिर से वह क्या करता है, इस बार जो अंग्रेज और निजाम थे वह क्या करते हैं, उसको इस बात पर राजी कर युद्ध में शामिल करता है कि जो भी हम युद्ध में जीतेंगे उसका 3 हिस्सा लगाएंगे, एक हिस्सा हम, एक हिस्सा मराठा, एक हिस्सा निजाम। तो इस बात पर लेकर राजी करते हैं। और फिर वो क्या होता है, उस समय भी ये बेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट अपना नेतृत्व में 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान बहादुर से लड़ता हुआ क्या होता है, वीरगति को प्राप्त नहीं मारा जाता है। इस तरह से वो चतुर्थांग में युद्ध होता है जो 1799 ईस्वी में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया तो तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था, किसके किसके बीच कौन कौन सा संधि हुई। तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न पूछा जाए तो वह भी आपको बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए, अब कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अंग्रेज क्या होते हैं, बिना कोई कारण के निजाम के साथ सहयोग कर उत्तरी सरकार पर हमला कर देते हैं। इस अकारण से क्या होता है, हैदर अली को गुस्सा बढ़ता है अकारण शत्रुता से, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का सूत्रपात होता है, जिसमें मद्रास की संधि होती है, क्योंकि वह लड़ते लड़ते मद्रास काउंसिल तक पहुंच जाता है, जिसके कारण मद्रास काउंसिल के जो ब्रिटिश होते हैं वो भयावह होते हैं। उसके बाद वह क्या कहते हैं, ब्रिटिश ये हैदर अली के साथ सुलह की संधि करते हैं, जो मद्रास की संधि। उस समय वह जनरल स्मिथ उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोगों ने देखा था किस तरह से क्या होते हैं, 1773 ईस्वी में भी, इसमें भी अंग्रेज का सुगबुगाहट रहता है। वह फ्रांसीसियों के जो अधीन क्षेत्र था माहे पर आक्रमण करता है, जो कि क्या होता है, हैदर अली के लिए खुली चुनौती रहता है। तब 1780 ईस्वी में हैदर अली जो कर्नाटक होता है, जो अंग्रेजों का अधीन होता है, उस क्षेत्र पर आक्रमण करता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सूत्रपात करता है, जिसमें वह
कर्नाटक के जो जनरल रहते हैं कौन, जॉर्ज वेली होते हैं, उसको परास्त कर अर्काट पर आक्रमण करता है। उसके बाद फिर देखेंगे वारेन हेस्टिंग किसको भेजता है, जनरल आयरकुट को उसका नेतृत्व करने के लिए भेजता है। ये वही आयरकुट जो पोटोनोवा की युद्ध में हैदर अली को एक बार हरा चुका था। तो ये था, दूसरा भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोगों ने देखा था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि जिसमें अंग्रेजों ने ये नवाब के ऊपर यह आरोप लगाया कि वह क्या कर रहे हैं, मतलब त्रावणकोर पर आक्रमण किया है तथा वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता किया। यह दो आरोप लगाकर वह क्या करते हैं, वह अंग्रेज इस पर हैदर अली पर आक्रमण करते हैं और लड़ाई करते हैं। वही श्रीरंगपट्टनम में वह चारों तरफ से घेर कर उसे संधि के लिए विवश करते हैं, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। इस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है, कर्नवालिस तो गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेडोज कर रहा होता है। तो दोनों हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कौन थे गवर्नर जनरल, तो कर्नवालिस थे, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। और चतुर्थांग मैसूर युद्ध में हम लोगों ने देखा था किस तरह से फिर निजाम और मराठा को क्या करता है, इस बात पर कहकर राजी करता है कि जो भी जीते हुए धन होंगे उसका 3 हिस्सा लगेगा। तो इस बात पर राजी करके फिर से हुआ क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध होता है, जिसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं हैदर अली, और उसका नेतृत्व स्टुअर्ट के साथ साथ में और हैरिस और वेलेजली कर रहे होते हैं। तो स्टुअर्ट है तो स्टुअर्ट सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1 का 1, 2 का 2 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। अब देखिए, अब बताइए हैदर अली, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि 1773 ईस्वी में क्या होता है कि जो फ्रांसीसी के नियंत्रण क्षेत्र माहे होता है उस पर अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं, जो हैदर अली के लिए खुली चुनौती होता है। इसके बाद क्या होता है, हैदर अली 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण करता है, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सूत्रपात करता है। उसके बाद जो होते हैं कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है अर्काट, वह अपने अधिकार में ले लेता है। उस समय जो उसके जनरल होते हैं जॉर्ज बेली होते हैं, उसको परास्त करके फिर उसके बाद क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स आयरकुट को, सर आयरकुट को भेजता है उसका नेतृत्व करने के लिए। जो प्रश्न में यह भी देखने को मिलता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयरकुट कर रहा होता है ना, जो इसलिए आयरकुट को भेजता है क्योंकि एक बार पोटोनोवा के युद्ध में वो हैदर अली को हरा चुका था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद वही हम लोग देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर 1782 ईस्वी में, इसमें भी हैदर अली जीत लिया होता है युद्ध, लेकिन घायल हो जाने के कारण उसके बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो होता है टीपू सुल्तान, वो क्या करता है, युद्ध को जारी रखता है। और उसके बाद क्या होता है, मंगलोर की संधि के बाद क्या होता है, दोनों पक्षों में मतलब समझौता होता है, जो मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद आप ये भी देखने को मिलेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स का एक कथन वहाँ पर सामने आता है कि लॉर्ड मैकानिक कैसा आदमी है, मैं भी विश्वास करता हूँ कि यह कर्नाटक को खो देगा। ये उसी समय लॉर्ड मैकार्टनी के साथ ही संधि होता है, वो वारेन हेस्टिंग्स का ये कथन आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 123 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास की गवर्नर कौन था। आगे ना प्रश्न देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ना कि क्या होता है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से 84 में होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कारण भी जो अंग्रेजी ही होता है, क्योंकि वह 1773 ईस्वी में क्या करता है, फ्रांसीसी के नियंत्रण क्षेत्र वाले भाग माहे पर आक्रमण करता है, जो हैदर अली के लिए खुली चुनौती होता है। फिर 1780 ईस्वी में क्या होते हैं, हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सूत्रपात होता है। और वह क्या करते हैं, जो कर्नाटक के जो जनरल होते हैं जॉर्ज बेली, उसको परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिए होते हैं। फिर वारेन हेस्टिंग्स आयरकुट को उनका 1781 ईस्वी में ये हैदर अली का सामना करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए भेजता है। तो इस तरह से हो जाता है। फिर हैदर अली को देखेंगे कि उसमें युद्ध में तो वो विजयी हो ही जाते हैं, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका बेटा कौन आता है, टीपू सुल्तान आता है। फिर टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और मंगलोर की संधि के तहत दोनों पक्षों में समझौता होता है, और इस तरह से युद्ध समाप्त होता है। जिसके बाद आपको यह कथन होगा, वारेन कथन आता है कि उस समय उसका जो मद्रास की संधि कौन करता है, लॉर्ड मैकार्टने। देखिए मैकिर्ने है, लेकिन मैकार्टने भी रहेगा तो वो सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मैकार्टने वही होता है। लॉर्ड ये वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है कि मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि यह संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। यही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 124 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल अभी हम लोगों ने चर्चा की है वारेन हेस्टिंग्स, जो क्या होता है,
जब हैदर अली के द्वारा किसको, जॉर्ज वेली को परास्त किया जाता है और अर्काट पर अधिकार कर लिया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स उसका सामना करने के लिए 1781 ईस्वी में आयरकुट को भेजता है। तो गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अब समझिए थोड़ा फिर से, 1792 से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, कब होती है, परिस्थिति को थोड़ा देख लेते हैं। क्या होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1790 से 92 में चलता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज नवाब पर यह आरोप लगाता है कि जो नवाब हैं वह क्या करे, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता कर रहे हैं, और दूसरा यह कहता है कि वो त्रावणकोर पर आक्रमण किए हैं। इन दो आरोपों के बाद वो क्या होता है, टीपू सुल्तान से युद्ध करने के लिए राजी हो जाता है, और वही श्रीरंगपट्टनम जो जगह है उसमें चारों ओर से किसके नेतृत्व में, मिडोस जो होते हैं, वो मिडोज होते हैं, उसी के नेतृत्व में टीपू सुल्तान को घेर कर पराजित करता है तथा वह संधि के लिए विवश करता है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। इस संधि के तहत उसको क्या होता है, अपने राज्य का आधा हिस्सा भी देना पड़ता अंग्रेजों को, तथा 3 करोड़ रुपया भी युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ता, तथा ब्रिटिश रेजिमेंट श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। यह नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रिटिश रेजिमेंट करना। उसके बाद अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, यह सही पड़ा। उसके बाद क्या होता, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया। तो ये 2-3 परिस्थितियां हुई थी श्रीरंगपट्टनम, यानी आप कह सकते हैं तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ऐसा नहीं है कि हाँ श्रीरंगपट्टनम में जरूर वो वहाँ पर वो परास्त हुए थे, हारे थे, तो वह संधि हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश रेजिमेंट वहाँ कोई लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 126 में देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था। इसी के कारण ना चतुर्थ युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सामना करने के लिए वह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में वह पत्राचार करते हैं। हाल कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से भी पत्र व्यवहार करते हैं, जिसमें से उन्होंने विदेशी फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, इन सभी से वो संपर्क स्थापित करने का काम किया था। इसी के कारण चतुर्थांग में शुरू होता है, और इस युद्ध में वीरगति को वही श्रीरंगपट्टनम में वीरगति को प्राप्त होते हैं, नहीं लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है। फिर बाद में देखेंगे चिक्का किस्ना द्वितीय को अल्पवयस्क शासक बनाकर फिर अंग्रेज अपने अधीन में ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए। अब विचार करना है, टीपू को एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया गया, टीपू ने सिक्का ढलाई के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत की, टीपू ने नाप तौल के लिए नए पैमाने अपनाया। तो कह रहा है टीपू सुल्तान क्या था, एक पढ़ा लिखा योग शासक था। वो अरबी, फारसी और उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का भी ज्ञान था। कौन कौन, अरबी, फारसी, उर्दू, ये तीनों मतलब तरह के उसको ज्ञान था। उसने नवीन प्रयोगों के तहत नई मुद्रा को भी वह क्या किया, लाया, नाप तौल की नई इकाई को भी लाया। उसके बाद नाप तौल की नई टीपू सुल्तान फिर नया कैलेंडर पंचांग को भी उसने लागू किया। तो इस तरह से जो होता है ना चंद्र सौर कैलेंडर, उसी को शुरुआत करने के लिए इसको जाना जाता है। और पश्चिमी सैन्य तरीकों को भी उसमें अपनाया था, जिसमें आप देखे थे ना किस तरह से वो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण फ्रांसीसियों की मदद से करता है। तो ये तीनों विचार इनका सही है टीपू सुल्तान के संबंध में। तो 127 के बाद 128 में देखिए तो क्या हो जाएगा, अच्छा चौथा कथन भी, चौथा भी पढ़ लेते हैं। चौथा कह रहा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की सफलता को प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया तथा स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टापू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। टीपू सुल्तान एक क्या था, महान प्रेमी और महान राजनीतिक थे, जिन्होंने 1797 ईस्वी में क्या किए थे, जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे। 1797, वही 1797 के नवासी दिया हुआ। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे और श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिक को क्या किया था, समर्थन भी किए थे श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू स्वयं को जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बनाए थे और स्वयं को सिटीजन टीपू भी कहने की अनुमति दिए थे। तो ये तीनों कथन सही है, तो ध्यान में रखिएगा कि टीपू सुल्तान क्या थे, महान प्रेमी के साथ साथ राजनीतिक भी थे, साथ जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किए थे, श्रीरंगपट्टनम में सैनिकों का समर्थन किए थे, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बने थे और स्वयं को सिटीजन टीपू कहने के लिए उन्होंने अनुमति भी दी थी। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण भी किया था। अगर वह भी रहता ट्री ऑफ लिबर्टी तो वह भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा, सही है विचार उनके बारे में कहा गया। नेक्स्ट 128 में देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय
संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, कौन थे? अभी देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, याद करिए, अभी हम लोग चर्चा किए 1790 से 92 ईस्वी में। किन परिस्थितियों में हो जाता है? जिसमें अंग्रेज आरोप लगाता है कि जो नवाब हैं वह फ्रांसीसियों के साथ गुप्त समझौता कर अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। ये आरोपों को लगाकर वह क्या करता है, युद्ध के लिए अंग्रेज जो है नवाब के साथ युद्ध स्टार्ट करता है, जो श्रीरंगपट्टनम में युद्ध होता है, जिसमें वह क्या करता है, चारों तरफ से घेर कर वह युद्ध में उनको पराजित करता है और वह संधि के लिए विवश करता है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें निजाम मराठा को भी शामिल करता है ट्रावणकोर पर। वही ट्रावणकोर पर आक्रमण किया उसको लेकर। तो इस तरह से वो चार थे, ट्रावणकोर, निजाम और मराठा, यही तीन जो थे क्षेत्र, इस बात पर राजी करता है कि युद्ध में जो भी वह धन जीतेगा वह उसे तीन भागों में बांटेगा। तो कारण भी समझ लिया, क्यों हुआ वो भी जान लिया, परिणाम क्या निकला वो भी हम लोग जान लिया। परिणाम क्या निकला कि इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को हर जाने के रूप में अपने राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ा तथा 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा, साथ में 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास भेजना पड़ा। परिणाम भी देख लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 129 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। अब चतुर्थांग मैसूर युद्ध, अब चतुर्थांग मैसूर 1799 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की बात करता है अंग्रेजों से सामना करने के लिए, जिसमें वह नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पत्राचार व्यवहार का प्रयोग करता है, जिसमें जैसे बातें अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में निजाम और मराठों को फिर वो 3 बराबर हिस्सों में भागों में बांटने को लेकर चलाता है। ये चतुर्थ में लेके आता है और द्वितीय में 3 बराबर हिस्सा नहीं, मतलब वो आधे हिस्से अंग्रेजों को होगा और बाकी उनको सहयोगियों को देना होगा। ये था। तो इस तरह से तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। वह श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय होती है, बिल्कुल सही बात है। मैसूर के अधिकांश प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिए, बिल्कुल सही बात है। वाडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य के सहायक संधि पर लाद दी गई, यह भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 130 में, किसने कहा था अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूं? कौन कहा था? हैदर अली कहा था, टीपू सुल्तान कहा था, सिराजुद्दौला कहा था, मीर कासिम कहा था। वह कहा समुद्र को तो मतलब कह रहा है मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूँ। तो यह टीपू सुल्तान कहा था। देखिए वो कहना उसका सही था कि स्थल साधनों को हटा सकते हैं, लेकिन समुद्र, क्योंकि सिर्फ वही तो अंग्रेज नहीं थे ना, वह भारत के अधिकांश भागों में फैल गए थे। तो वही जो सभी जगह जो फैला हुआ था भारत के साथ साथ में और भी यूरोपीय महादेश में, उसे उन्होंने समुद्र कहकर संबोधन किया। तो वही ये टीपू सुल्तान का कथन था। तो ध्यान में रखिएगा टीपू सुल्तान ने क्या कहा। फिर आगे आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान का ये कथन था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है भेड़ियों की तरह लंबी जिंदगी जीने से। ये भी कथन आगे देखने को मिलेगा। आगे क्या है देखिए नेक्स्ट में 131 में, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? यह है टीपू सुल्तान की प्रिय उक्ति थी। नेक्स्ट प्रश्न 132 में देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म तलवंडी के ननकाना में होता। सही बात है। जो गुरु नानक थे उनका जन्म 1600 मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? वह पाकिस्तान के ननकाना बाद में ही हुआ था। और जो उनके शिष्य थे वह गुरु जो लहना कहकर संबोधित किए थे कि लहना उनके अगले शिष्य जो गुरु अंगद के रूप में उनका मूल नाम था। तो ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। उनका जन्म स्थान ये कहाँ था? वह तलवंडी था। दूसरा है सिखों के दूसरे गुरु अंगद और अंगदेव का मूल नाम लहना। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने अभी देखा कि जो थे गुरु नानक जो थे वह सिखों के पहले गुरु थे और उनके जो शिष्य थे वह लहना कहलाए जो उत्तराधिकारी बने और बाद में यही क्या है गुरु अंगद और अंगदेव के नाम से जाने गए। और जो सिखों के प्रथम गुरु नानक बिल्कुल बाबर के समकालीन थे, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 में देखिएगा, अकबर
ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर अमृतसर नगर तालाब बनवाया। अब देखिए समझिए परिस्थिति को। पहला गुरु गुरु नानक बनते हैं, जिनका जन्म हम लोगों ने देखा तलवंडी ननकाना जो अभी पाकिस्तान में है। उसके बाद वह अपने शिष्य जो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं वह लहना है, जिनका वास्तविक नाम गुरु अंगद रहता है। और इस गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है और लंगर व्यवस्था को भी नियमित, लंगर व्यवस्था जो साथ में खाने का किया जाता है वो लंगर व्यवस्था कहलाए, इसी के समय का है। उसके बाद क्या हो जाता है, गुरु अंगद के बाद अमरदास आते हैं, गुरु अमरदास। और इसी गुरु अमरदास के शासनकाल में कौन आते हैं, अकबर आते हैं उनसे मिलने के लिए। और वही जब वो आते हैं तो उनकी जो गद्दी होती है वह गोइंदवाल में होती है। तो उनकी जो बेटी होती है किसको, अमरदास की, तो वह बेटी बीबी भानी होती है, उसको वो 500 बीघा जमीन दान में देते हैं। तो उसके पति जो रामदास होते हैं वही 500 बीघा जमीन में अमृतसर नगर बसाते हैं। जो अमृतसर नगर जो था पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो वही अमृतसर नगर या तालाब वही जाना जाता है, क्योंकि उस तालाब में फिर आप देखेंगे कि हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, गुरु अर्जुन देव, वो आगे देखने को मिलेगा। तो सही है कि जमीन दान में दिए थे रामदास को, तो क्योंकि गुरु अमरदास का दामाद हुए रामदास, तो 500 बीघा जमीन दान में दिए, नहीं बेटी को दिए, तो वही रामदास ही हैं। तो सही है कथन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर बीबी भानी होता तो वह भी सही होता, क्योंकि इनकी बीबी ही थी, रामदास की बीबी भानी, और अमरदास के दामाद थे कौन, रामदास। नेक्स्ट 4 में है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध करा। अभी हम लोगों ने देखा ना, 500 बीघा जो अकबर के द्वारा जमीन दान में दिया जाता, उसे अमृतसर नगर बसाने का काम रामदास को जाता है। और उस रामदास में और उस अमृतसर नगर में जो स्वर्ण मंदिर है, यानी हरमिंदर साहब का सोने का जो मंदिर बनाने का जो नींव है, वह गुरु अर्जुन देव के जाता है। यही गुरु की गद्दी को उसके बाद वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं का पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाए। इसी में के शासनकाल में कौन, जब गुरु अर्जुन देव होते हैं तो उस समय वह खुसरो होते हैं जो जहांगीर का पुत्र होता है, वह क्या होता है, विद्रोह करके वह मतलब भाग जाता है, तो उसका वो समर्थन करते हैं गुरु अर्जुन देव। इस समर्थन के कारण बाद में जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में को फांसी भी दे दिया जाता है। तो यहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप भी थोड़ा स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो इन्हीं के गुरु अर्जुन देव के शासनकाल में आध्यात्मिक कर भी लेना यह स्टार्ट कर देते हैं अपने आय का 1/10 भाग। तो प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आध्यात्मिक कर कब से हुआ तथा राजनीतिक में मामलों में रुचि दिखाई, तो वही अर्जुन देव के समय में ही। तो सभी सही है कथन, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 133 में, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया तथा साधु वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ किया, किस सिख गुरु ने। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। कह रहा है कि कौन ऐसे जो सिख गुरु थे जो साधु का वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना स्टार्ट किए थे, आरंभ किए थे, गुरु अर्जुन देव। यही गुरु अर्जुन देव जो सच्चा बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं, जो क्या किए थे, अमृतसर के मध्य 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का यानी हरमिंदर साहब के मूर्ति का निर्माण करवाए थे। और यही अर्जुन देव थे जो आध्यात्मिक कर भी लेना स्टार्ट किए थे 1/10 भाग अपने आय का। तो यही है जो साधु वेश त्याग कर राशि वेश पहनना स्टार्ट किए थे। फिर बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से यह जो जहांगीर के पुत्र खुसरो होता है उसको राजद्रोह होने के कारण वह भागकर चला जाता है, जिसको गुरु अर्जुन देव उसको क्या करते हैं, शरण देते हैं। और इसके कारण जहांगीर बाद में क्या होता है, इनको मृत्युदंड 1606 ईस्वी में दे देता है। फिर आगे फिर देखेंगे किस प्रकार से हरगोविंद फिर सैनिक शिक्षा, जब ये घटना होता है तो सैनिक शिक्षा भी अनिवार्य कर देते हैं सिखों में, ये घटना को देखते हुए। आगे है जो छठे गुरु होंगे हरगोविंद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। सहायक संधि किया था, समाकेलन किया था, युद्ध किया था, धोखेबाजी वो नहीं किया था। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि क्या था। अब देखिए, कह रहा वेलेस्ली 1798 ईस्वी में सर जॉन के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। वेलेस्ली का उद्देश्य कंपनी को भारत के सबसे बड़ी शक्ति बनाना था, ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना था। भारत राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उसने सहायक संधि का प्रारंभ किया, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि भारतीय राज्य के शासकों को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना का रख रखाव के लिए आर्थिक भुगतान करने के लिए वादे किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था ना, सबसे पहले कौन था, हैदराबाद का निजाम था 1799 ईस्वी में, फिर मैसूर का 1801 ईस्वी में। इस तरह से और भी क्षेत्र थे, कौन कौन थे, हैदराबाद हम लोगों ने देख लिया, मैसूर देख लिया,
उसके बाद अवध 1801 ईस्वी में। उसके बाद इस तरह से थे जो उनके सहायक संधि के थ्रू स्वीकार करना पड़ा। जिसमें क्या होता था सहायक संधि के थ्रू? सहायक संधि के थ्रू ये होता था कि वो जो क्षेत्र होंगे वह किसी अन्य दूसरे देश या राज्य के साथ संधि नहीं करेंगे बिना अंग्रेज़ों के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना कोई संधि नहीं कर सकते हैं। तथा अपने राज्य में एक ब्रिटिश सैनिक को रखना अनिवार्य होगा, ताकि वो इसलिए उद्देश्य था कि वो शांति कायम रखे, लेकिन उसके लिए उनको आर्थिक भुगतान करना पड़ेगा उनको वेतन का। इस तरह से वो सहायक संधि के थ्रू वो राज्यों को क्या किया, अपने ओर सहायक संधि समाकलन और युद्ध कर अपने ओर मिलाया, लेकिन धोखेबाजी के इस नीति का प्रयोग उसने नहीं किया। तो हो सकता है प्रश्न पूछे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 135 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा सिखों के छठे गुरु, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना, पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, छठे गुरु थे। जब पांचवें गुरु की हत्या होती है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो गुरु हरगोविंद क्या करते हैं? वह सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं सिखों में, स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा देते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा यानी कि स्थापना की, अमृतसर में किलेबंदी और सिखों को लड़ाकू बनाया। बिल्कुल सही बात है कि जो गुरु हरगोविंद होते हैं, पहला हम लोगों ने देखा सैनिक शिक्षा उन्होंने प्रारंभ किया। कारण क्या होता है? जो हस्तक्षेप देखते हैं ना गुरु अर्जुन देव के में जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड, जिसके कारण वो सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देते हैं, शस्त्र धारण करने की आज्ञा देते हैं। तथा ये अमृतसर को किलेबंदी कराते हैं, जहाँ 12 फुट का अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। वही वो स्वर्ण मंदिर के विपरीत किलेबंदी करते हैं, वही अकाल तख्त। नेक्स्ट प्रश्न 2 में कह रहा है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों करतारपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये भी सही बात है कि जो हरगोविंद थे उनके आखिरी समय उनको कश्मीर के पहाड़ियों करतारपुर में बिताने पड़े थे, वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। यह भी सही बात है कि जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर थे, उनका मूल नाम त्यागमल था। यह भी सही बात है। और उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट देखिएगा 135 के बाद, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी सभी जो मिलान है वह सही है। तो 135 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 135 था ना, 135 तो ये तो हो गया इधर, 135 ऊपर आ जाइए। हाँ 4 में भी एक और कथन है, तो इस कथन को भी पढ़ लेते हैं। करा मुगल बादशाह औरंगजेब के ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनकी शहीद स्थल पर शीशगंज दिल्ली बनवाया गया। बिल्कुल सही बात है। जो मुगल बादशाह औरंगजेब तेग बहादुर की हत्या करवाई, जिसमें जिस तरह से हम लोगों ने देखा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया था, वहीं तेग बहादुर को क्या किया जाता है? इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर की हत्या करवाई जाती है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि 1665 तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया जाता है और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन्हें विवश किया जाता है, लेकिन वह इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते। इसके पश्चात बहुत यातना देने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यह चारों कथन सही है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 136 में, किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिर्रे नादाद, मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। यह जो कहे थे गुरु गोविंद सिंह कहे थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को क्या किया गया था? विवश किया गया था ना इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए। तो उसी वक्त में वो कथन कहे थे कि मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। हाँ अर्जुन देव, हरगोविंद, ये सभी हैं, क्योंकि अर्जुन देव को भी जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप अर्जुन देव मार दिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 137 में, किस सिख गुरु को बकला द बाबा, बकला के बाबा से कहा जाता? देखिए यह के पीछे, यह प्रश्न पूछने के पीछे एक स्टोरी है, थोड़ा समझिएगा। क्या है? जो गुरु तेग बहादुर थे वह अपने अंतिम दिनों में, कहा जाता है गुरु तेग बहादुर मतलब वह जो एकांत में जो है वह लगभग 26 वर्ष 9 महीना 3 दिन बकला बाबा नामक स्थान पर साधना किए थे, और इसी के कारण उतने दिनों की साधना तपस्या करने के बाद इन्हें, यह तेग बहादुर को बकलादा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो वही एकांत में थे जहाँ पर वह जगह का नाम था बकलादा बाबा। अभी भी है, हिमाचल प्रदेश से लगभग जाइएगा तो 24 किलोमीटर के अंतराल में। नेक्स्ट प्रश्न 138 में, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? कि उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए, मखोबाल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। यह भी सही बात है कि जो सिखों के 10वें गुरु
थे वह कौन थे? वह गुरु गोविंद सिंह थे। 1666 ईस्वी में उनका पटना में ही जन्म हुआ था। उसके बाद मखोबाल के पास अनंतपुर नगर में क्या किए, निर्वाचित किए गए। 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, यानी खालसा पंथ की स्थापना 1699 इन्हीं के द्वारा किया था। और खालसा पंथ के साथ साथ में आप और देखेंगे कि उन्होंने सिख अनुयायी के लिए 5 वस्तुएं यानी 5 ककार को भी दिया था। केस, कंघा, काड़ा, कृपान, कच्छा, ये 5 ककार भी दिए थे। साथ में पाहुल प्रथा, ये पाहुल प्रथा क्या है? यह गुरु गोविंद के द्वारा ही पाहुल प्रथा स्टार्ट किया जाता है। पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। इसमें क्या होता है कि पाहुल प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही कटोरे में, जिसके अनुसार जो सभी सिख समुदाय में जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, ताकि कोई क्या हो, जात पात नहीं हो। इसी को पाहुल प्रथा कहा जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही आरंभ किया गया था। तो चारों कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 139 में देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं दसम ग्रंथ भी है, चंडी चरित्र भी है, विचित्र नाटक भी है और जफरनामा। ये वही जफरनामा है जो विजय पत्र के नाम से था, जो आप आगे देखेंगे। इससे पहले भी इसकी चर्चा हुई है जफरनामा का, जिसमें क्या होते हैं कि वो किस तरह से उनके चारों पुत्र जो चिनवा दिए जाते हैं, दो को चिनवा दिया जाता है और बाकी का लड़ाई के दौरान मृत्यु हो जाता है। उनके जो पिता होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और यह अपने भाई को क्या होते हैं, ये औरंगजेब के पास भेजते हैं विजय पत्र जफरनामा लेकर। जिसके बाद जब औरंगजेब इस पत्र को पढ़ता है तो वाकिफ में वो भावुक हो जाता है, लेकिन वह अपने अंतिम दिनों में उस समय होता है। और वह जैसे औरंगजेब इस पत्र को पढ़ता है तो उसे यह रियलाइज होता है कि हम किस तरह से वहाँ के अधिकारियों को द्वारा हमें गलत सूचनाओं के आधार पर उनके साथ यातना करने के लिए विवश किया गया। तो उसके बाद जैसे अपने अधिकारियों को आज्ञा देता है कि क्या कह रहे, गुरु गोविंद सिंह को मेरे दरबार में लाया जाए, लेकिन उसी वक्त उसके बाद जैसे ही अधिकारी जा रहे होते तो बीच में ही 1737 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। तो ये जफरनामा में उसमें पूरा लिखा गया है विजय पत्र, जिसमें उसके पढ़ने के बाद औरंगजेब काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ और लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? यह बंदा बहादुर है। देखिए बंदा बहादुर का कहानी क्या है, थोड़ा इसे हम लोग जानते हैं। बंदा बहादुर यह कौन होता है? यह बंदा बहादुर शुरू में लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जब बंदा बहादुर जो है यह वैष्णव और शैव का उपासक होता है। यह क्या होता है, बचपन में इसके द्वारा एक शिकार किया जाता है गर्भवती हिरन का। जब ये गर्भवती हिरन मर जाती है तो यह काफ़ी विचलित हो जाते हैं और घर द्वार त्याग कर यह बैरागी बन जाते हैं। इसीलिए इसे माधवराव बैरागी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही गुरु गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात होती है तो फिर ये क्या होते हैं, सिख धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद वो सिख धर्म का नेतृत्व भी करते हैं, क्योंकि ये जो गुरु गोविंद सिंह हैं इसको नेतृत्व करने के लिए बोलते हैं। जो आगे आप देखेंगे कि सिख धर्म का नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा किया जाता है। तो लोहागढ़ नामक मजबूत किला कौन बनाया था? तो यही बंदा बहादुर के द्वारा लोहागढ़ किला। अब लोहागढ़ किला है कहाँ, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ों के बीच बसे लोहागढ़ किला बहुत बड़ा है। यह फोर्ट लगभग बोला जाता है कि 7000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनने में 60 से 70 साल लगे थे। बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में सरहिंद जीतने के बाद इस किला का लोहागढ़ को सिखों की पहली राजधानी बनाए थे। ये सरहिंद को ये जीतता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। फिर उसी समय देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम जो होता है वो दक्षिण की ओर जा रहा होता है। जैसे पता चलता है तो वह रुक कर फिर यहाँ पर आक्रमण कर उसे फिर बंदा बहादुर को क्या करता है, गिरफ्तार मतलब उसको पकड़ने के लिए भेजता है सैनिकों का। फिर बंदा बहादुर शाह की फिर मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो भी उस समय चल रहा होता, फर्रुखसियर आता है। तो वही फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को पकड़ कर लाया जाता है। इसकी कहानी काफ़ी रोचक है, आगे चर्चा हम लोग करेंगे किस तरह से इसको कितना दिन को यातनाओं देने के बाद इसकी हत्या की जाती है। इसके सामने बंदा बहादुर के बेटे को अर्जुन सिंह को 2-4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फिर भी यह नहीं झुकते हैं। इस तरह की कहानियाँ आगे हैं। तो वही लोहगढ़ का किला है जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश की सीमा के पहाड़ों के बीच में, वो 7000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में भी हम लोगों ने देखा 70 साल लगा था। बंदा बहादुर 1710 ईस्वी में सरहिंद जीतने के बाद इस किला लोहागढ़ में सिखों की पहली राजधानी बनाया था। और इस किले के अंदर लगभग 200 छोटे छोटे किले मौजूद हैं। बोला जाता है कि यदि एक किला से दूसरे किले का राजनीतिक संबंध है, यदि दुश्मन एक किले को जीत लेता है तो वह दूसरे किले के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि हर किले की रक्षा प्रणाली की दीवार 3 भागों में बटी हुई होती थी।
तो इस तरह से ये बंदा बहादुर ने लोहगढ़ किला को मजबूत किला बनवाया, लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। नेक्स्ट 141 में किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? अभी चर्चा किए ना, वह हो जाएगा फर्रुखसियर। अब आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं कि बंदा बहादुर कौन था और क्या था। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो बंदा बहादुर थे वह कौन थे, वह क्या होते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों का नेतृत्व करते हैं वह बंदा बहादुर ही करते हैं। शुरुआती में जो बंदा बहादुर होते हैं उन्हें लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके द्वारा क्या होता है, एक बार गर्भवती हिरण की शिकार कर लिए जाने के कारण वह काफ़ी क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं और उसके बाद वो घर छोड़कर वह बैरागी बन जाते हैं, जिसके कारण वह माधवराव बैरागी के नाम जाना जाते हैं। उसी के बाद उनके जो मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह से ज़्यादा होती है, उसके बाद वो सिख धर्म को अपनाते हैं और गोविंद सिंह सिख धर्म का नेतृत्व करने के लिए बंदा बहादुर को कहते हैं और वह बाकी में वैसा करता भी है, नेतृत्व भी करता है। उसके बाद देखेंगे गुरु गोविंद सिंह को पठानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है इधर। फिर वो बंदा बहादुर क्या करता है, सरहिंद को जाकर जीतता और जो उनकी हत्या करता आखिर को गुरु गोविंद सिंह का, उससे जाकर बदला लेता है, फिर सरहिंद को जीता, फिर वहाँ पर सरहिंद किला, लोहगढ़ का किला भी बनवाता है। तो ये था बंदा। उसके बाद क्या होता है कि ये ये बहादुर शाह प्रथम होता है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जैसे ही ये कुछ कर रहा था दक्षिण की ओर, तब इधर इसकी शक्ति बढ़ रही थी बंदा बहादुर की, तब वह रुक कर अपने सैनिकों को आदेश बंदा बहादुर को पकड़ने का देता है। उसके बाद बहादुर शाह का भी मृत्यु हो जाता है। फिर फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर के नेतृत्व में बंदा बहादुर को, जो उस समय कश्मीर के जो शासक सूबेदार होता है, देखिए ना असमद खां है, वही असमद खां बंदा बहादुर को पकड़ता है, चारों तरफ से घेर लेता है, विवश कर देता है। बोला जाता है बंदा बहादुर को जो किला में रहा था ना, उस किला में 8 महीने तक उसको मतलब घेर कर रखा था, अंदर घुसने का किसी का हिम्मत नहीं था। बोला जाता है 8 महीने तक इस तरह से घेरा गया कि एक अनाज का दाना तक भी अंदर नहीं आया। बोला जाता बंदा बहादुर के जो सैनिक थे अंदर किले में, वह घोड़े गधे खच्चर का मांस खा कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से वो विवश किया। उसके बाद क्या किया, वो जो सरहिंद का किला था, हाँ सरहिंद था वो, वही उसके बाद वहाँ से बंदा बहादुर को पकड़कर कहाँ लाया था, मुर्शिदाबाद लाया जाता है। और पूरा मतलब उसके बाद तो कहिए कि दिल्ली में सिखों का मतलब कई महीनों तक नरसंहार किया जाता है। कुछ तो लोगों को 200 से 300 लोगों को तो सरहिंद में मार दिया जाता है, फिर साथ में बंदा बहादुर के साथ कई सैनिकों को लाया जाता है। उसी समय कपूर सिंह कब कितना वर्ष के होते हैं, 19 वर्ष के होते हैं। कब, जब ये अत्याचार बंदा बहादुर पर किया जा रहा था दिल्ली में। तो ये था खालसा, तो वही होता है। तो फर्रुखसियर के आदेश पर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कैसे की जाती है, इसके बाद मतलब सब इसे इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया जाता है, लेकिन ये कबूल नहीं करता है। इनके सामने फर्रुखसियर बंदा बहादुर के बेटे को 4 भागों में बांट दिया जाता है और फिर लास्ट में इनका भी कत्लेआम कर दिया जाता है यह फर्रुखसियर के शासनकाल में, यानी 1736 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी 1736 नहीं, 1716 में, क्योंकि फर्रुखसियर 1713 से 1719 रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह करते हैं। अब ये कपूर सिंह कौन है? यह कपूर सिंह है, यही बंदा बहादुर के बाद कपूर सिंह रहते हैं। कपूर सिंह वो व्यक्ति हैं, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त वो मात्र 11 वर्ष के थे, लेकिन जब बंदा बहादुर पर जो यातनाएं की जा रही थी, उस तरह से नरसंहार किया जा रहा था सिखों पर, उस समय उनकी एज 19 वर्ष थी। तो वही उसके बाद कपूर सिंह आते हैं, किसके बाद, बंदा बहादुर के बाद, और वो सिखों का नेतृत्व करते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में फिर आगे आप देखने को मिलेगा धीरे धीरे क्या होता है, मतलब सिखों का बंटवारा हो जाता है, मतलब अलग अलग। इसके मतलब मुख्य रूप से ये 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है ये मतलब ये आ, अनुभवी दल, जिसको हम लोग मतलब उसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं, और एक होता है यंग दल। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो मिसल के रूप में भी वही धारण होता है, मिसल बन जाता है, क्योंकि कपूर सिंह के जो भतीजा होता है वो शासक बनता है खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह के बेटा आता है बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के 7 पुत्र होते हैं। उसके बाद जो सतलज के पूरब होता है वो बुद्ध सिंह के होता है। फिर इधर आप देखेंगे सतलज नदी के पश्चिम के भाग उधर रंजीत सिंह उभर कर आते हैं और वो अपना राज्य स्थापित करते हैं। इस तरह से खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा। खालसा दल कहने का मतलब यही हुआ कि इन्होंने जो इस तरह से जो सिखों साम्राज्य है वो जो क्या हो गया था, बिखर गया था, उसको इन्होंने जोड़ने का काम किया। तो वही 2 दल बनाए, जिसमें एक क्या होते थे, बुजुर्ग यानी मतलब जो होते थे कौन, मतलब बड़े लोग होते थे, और इसमें एक युवा दल होता था जो मतलब आकस्मिक कभी भी वो हेल्प के लिए उसे लाया जा सकता था। इस तरह से 2 दल के द्वारा हुआ स्थापना किया, और खालसा दल के लिए कपूर सिंह को ही जाना जाता है।
कपूर सिंह, इनकी मृत्यु 1753 ईस्वी में होती है कपूर सिंह की। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कपूर सिंह के बाद खुशहाल सिंह बनता है, जो उनके भाई का पुत्र रहता है, भतीजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों का कालक्रम सहज। अब देखिए किस तरह से सिख के बाद रंजीत सिंह आ जाते हैं पंजाब में, तो उधर हम लोगों ने देखा था किस तरह से कपूर सिंह के बाद जो होते हैं खुशहाल सिंह होते हैं, उसके भतीजे होते हैं खुशहाल, बुद्ध सिंह आते हैं, बुद्ध सिंह के साथ पुत्र होता है जो सतलज के पूरब की ओर होता है, इधर पश्चिम में रंजीत सिंह उभर कर आते हैं जो सुकुर चुकिया मिसल के होते हैं, वो अन्य मिसल को हराकर भंगी मिसल को जाकर वो प्रमुख बनते हैं। मिसलों का निर्माण हालांकि जब कपूर सिंह की मृत्यु होती है ना, उसी के बाद वो हल्का हल्का छोटे छोटे क्षेत्र अपने अपने गुट का निर्माण कर वो इस तरह से वो मिसल का निर्माण होने लगता है। तो कह रहा विजित क्षेत्रों का नाम बताया, लाहौर को 1799 ईस्वी में जीता है। इसी लाहौर को कैसे जीतता है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, जमन शाह जब क्या होता है अफगानिस्तान का शासक जमन शाह लाहौर पर आक्रमण करता है तो वो आसानी से अधिकार लेता है, लेकिन सौतेले भाई महमूद शाह के विरोध के कारण जमन शाह को शीघ्र ही लौटना पड़ता है। लौटने के दरम्यान में उनका तोप क्या होता है, वह चिनाब नदी में गिर जाता है। इसके बाद रंजीत सिंह उसको वापस करते हैं, तो उसके बाद रंजीत सिंह को वो कौन करता है, जमन शाह ऑर्डर देता है को लाहौर पर अपना अधिकार करे, वही लाहौर पर वह अधिकार कर वह भंगी मिसल शासकों को निकाल बाहर करता और अधिकार कर लिया होता है। इस तरह से फिर अमृतसर की संधि होती है। फिर अमृतसर का जीता है कब, अमृतसर को जीता 1802 ईस्वी में अमृतसर को वो जीता, और यही अमृतसर को जीतने से पहले वो महाराजा की उपाधि यानी लाहौर के जीतने के बाद वो महाराजा की उपाधि यानी खड़क सिंह का जो जन्म होता है ना 1801 ईस्वी में, उसके बाद वो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद अमृतसर के लिए वो कुछ करते हैं। फिर कांगड़ा का युद्ध कब होता है, कांगड़ा का युद्ध होता है 1809 ईस्वी में। इसमें कांगड़ा में क्या होता है, ये जो गोरखा होते हैं वो नेपाल के क्षेत्र के लोग होते हैं, वो गोरखा होते हैं, वही जो कांगड़ा के जो राजा होते हैं संसार चंद्र को हराकर वो अपने अधीन में 1806 ईस्वी में ले लेते हैं। फिर 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह के अंडर में ये कांगड़ा क्षेत्र आ जाता है। फिर कश्मीर 1819 ईस्वी में जीते हैं। तो इस प्रकार से वह उनका कालक्रम है विजित क्षेत्रों का। नेक्स्ट देखिए, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। अभी प्रश्न हम लोगों ने चर्चा किए थे ना, रंजीत सिंह लाहौर जीतते हैं 1799 ईस्वी में, उसके बाद उनके पुत्र का जन्म होता है खड़क सिंह का 1801 ईस्वी, उसी के बाद वो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। तो आप कह सकते हैं बेशक लाहौर के युद्ध के बाद वो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि अमृतसर तो 1802 ईस्वी में होता है, 1801 ईस्वी में उपाधि धारण कर लिए होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 145 में रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। तो वह किस विजय अभियान करा है, ऐसा नहीं करा कि युद्ध के दौरान, तो वो जब अमृतसर विजय अभियान के लिए निकले थे उस समय वो तोप प्राप्त हुई थी, क्योंकि अमृतसर को वो 1802 ईस्वी में जीते हैं। तो अभियान के लिए जब निकले थे ना उस समय वो मिले थे। उसके बाद वो आक्रमण कर लाहौर को भी अपने अंडर में लिए थे और भंगी मिसल को समाप्त कर क्या किए थे, वहाँ का अपने साम्राज्य को स्थापित कर वहाँ राजधानी भी बनाए थे, और अमृतसर को धार्मिक राजधानी और लाहौर को ये राजनीतिक राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट देखिएगा 146 में रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर छीने थे। तो अभी हम लोगों ने देखा रंजीत सिंह वो कौन था, भंगी मिसल थे। क्या था परिस्थिति, देखिए परिस्थिति क्या था, हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह लाहौर पर आक्रमण कर लेता और वह अपने अधीन में ले लेता, लेकिन उसके सौतेले भाई महमूद शाह के विरोध के कारण जमान शाह को फिर से काबुल लौटना पड़ जाता और उसके दरमियान में उसके तोप क्या होते हैं, चिनाब नदी में गिर जाते हैं, और वो चिनाब नदी में जो तोप होते हैं वह रंजीत सिंह उसको सकुशल उसके यहाँ पहुँचा देते हैं, जिससे खुश होकर लाहौर पर अधिकार करने के लिए वो क्या करता है, परमिशन दे देता है, आगे देता है। उसके बाद लाहौर पर वो आक्रमण कर भंगी मिसल को समाप्त कर वह वहाँ पर क्या करते हैं, अपना राजधानी बनाते हैं और अधिकार कर लेते हैं। तो वही कह रहा है लाहौर में अमृतसर से छीने थे, भंगी मिसल को समाप्त कर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 147 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में कह रहा रंजीत सिंह द्वारा की गई संधियाँ हैं और जिससे संधि की गई। अब कह रहा अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की गई थी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अमृतसर की संधि क्यों की गई थी। क्या होता है, 1808 ईस्वी में रंजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया। उसके बाद जैसे वो पार करते हैं तो क्या होता है, फरीदकोट, मालेर कोटला व अम्बाला को जीत लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लॉर्ड मिंटो होता है वह महाराजा रंजीत सिंह के राज्य विस्तार की नीति को पसंद नहीं करता है, उसको ये पसंद नहीं आता कि कैसे विस्तार करें, लेकिन राजनीतिक कारणों से लाहौर के स्वामी के साथ खुला संघर्ष भी नहीं कर सकता था। यह राजनीतिक कारण भी ऐसा था कि क्योंकि अगर वो संघर्ष करता तो उधर से तो आक्रमण का भय था, अफगानों का भी था, तो वह भी चाह रहा था कि वैसा हम खुला नहीं करें, नहीं तो अगर इसको
अगर इस पर आक्रमण करेगा तो उधर से अफगानों का आक्रमण का भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण राजनीतिक कारणों से वह क्या हो रहा था, वह लाहौर के स्वामी के साथ संघर्ष भी नहीं करना चाहता था। वही 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है, जिसमें सतलज नदी के पार के प्रदेश को रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। लेकिन रंजीत सिंह को भी यह पता था कि जिस तरह से अंग्रेज अपना स्वामित्व को बैठा लिया, तो हालांकि उनका दो ही था अभियान था। एक था कि क्या करना, पूर्वी क्षेत्र पर विस्तार करना और सिंध पर विजय करना। हालांकि दो मुख्य वो भी लेके चल रहे थे, लेकिन वह भी विवश थे अंग्रेजों का स्थापित्व को देखकर। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो के शासनकाल। रोपड़ की संधि। अब रोपड़ की संधि क्यों होता है, थोड़ा समझिए। क्या होता है, सिंध प्रांत के विवाद को लेकर अक्टूबर 1831 ईस्वी में रंजीत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों से भेंट की, क्योंकि सिंध पर अंग्रेज भी चाहते थे कि अधिकार करे, और वे इनका भी था, ये रंजीत सिंह का भी। तो उसी को लेकर रंजीत सिंह ब्रिटिश अधिकारियों से भेंट करते हैं। अंग्रेज सिंध पर अधिकार करना चाहते थे, किंतु विलियम बेटिंग रूसी आक्रमण के भय से रंजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहता था। अब इधर तो डर था अंग्रेजों को कि कहीं ना हम अगर रोपड़ की संधि नहीं करेंगे, रोपड़ पर नहीं देंगे इनको, तो हो सकता है रूसी आक्रमण का न बढ़ जाए, क्योंकि उस समय रूस का भी आक्रमण देखने को मिल रहा था। तो इसके कारण वह नाराज नहीं करना चाहता था, और इसीलिए इस स्थान को, जो रोपड़ जगह पर अंग्रेज और रंजीत सिंह जो मिले, वही रोपड़ संधि नाम से जाना जाता है। विलियम बेटिंग हो जाएगा। त्रिपक्षीय संधि क्या था, 1800 लॉर्ड ऑकलैंड और सास। अब इसे समझिए, इस त्रिपक्षीय संधि का जो जड़ है वो आप देखेंगे आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें भारी नुकसान हुआ अंग्रेजों का, उसे समझिए। देखिए 1838 ईस्वी में अफगानिस्तान के भगोड़े शासक कौन, शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में संपन्न होता है। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को सिख सेना और ब्रिटिश आर्थिक सहायता से काबुल की गद्दी पर पुनः बैठाने की बात हुई। इसमें कहा गया कि शाह शुजा को सिख सेना तथा ब्रिटिश के आर्थिक सहायता से शाह शुजा को अफगानिस्तान का गद्दी दिया जाएगा। लेकिन वहाँ की जनता इसको अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वह भगोड़ा था और उसको ये भी पता था कि यह शासक बनेगा तो इसका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, कठपुतली की तरह रहेगा। तो वहाँ पर अंग्रेज अपना क्या करता है, कैंप जाकर लगाता है और उसका सहयोग करता है, आर्थिक सहायता देने की बात था तो जाता है। उसके बाद लेकिन उसको घोर विरोध होता है, अफगानिस्तान के लोग इसका घोर विरोध करते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज जो सपोर्ट के लिए जाते हैं उनको भी काफ़ी मतलब सामना करना पड़ता है। उसके बाद बोला जाता है कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उसमें मात्र एक कौन, विलियम ब्राइडेन बच के आया था, बाकी को मतलब मारा गया था। वो इस तरह से था। तो बोला जाता है यह जो वही 1838 से जो 39 के बीच जो युद्ध चला था, वही आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो अफगान युद्ध भी के नाम से भी जाना था। आंग्ल अफगान युद्ध जो भारी क्षति हुआ था, सबसे ज़्यादा क्षति अंग्रेजों को इसी में हुआ था, जान का भी माल का भी क्षति हुआ था। तो यही त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के बीच में हुआ था। और अगर रंजीत सिंह भी रहता तो वह भी होता, ऑप्शन में नहीं है। तो लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा सही है, तो तीनों सही है आपस में सामने सामने। नेक्स्ट देखिएगा 147 के बाद 148 में आई है। 148 में कह रहा है, रंजीत सिंह व अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण हुआ था। तो यह सतलज नदी था। ये था ना, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। इसमें क्या क्या गया था कि राजनीतिक कारणों के कारण अंग्रेज भी मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको भय था कि उधर से अफगानिस्तान। तो यह क्या होता है, अमृतसर की संधि होता है, जिसमें अंग्रेजों के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहता है, वह अंग्रेजों का अधीन तथा पश्चिमी क्षेत्र को वह रंजीत सिंह के अधीन में रखा जाता है। तो ये 1807 ईस्वी में रंजीत सिंह सतलज नदी को पार करते हैं, वह भी हम लोगों ने देखा 1807 में। उसके बाद कौन कौन, फरीदकोट और मालेरकोट, अम्बाला को जीत लिए होते हैं। उसके बाद रंजीत सिंह की इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि वो एक तो वो सतलज के पूरब में सिखों का साम्राज्य विस्तार करें, और दूसरा होता है कि सिंध क्षेत्र की ओर अपने राज्य का विस्तार करें। यही दो होता है। फिर आप ये भी देखने को मिलेगा ना कि बाद में एक सिंध की भी संधि होती है, सिंध को लेकर रोपड़ की संधि होती है, सिंध को लेकर, सिंध प्रांत के विवाद को लेकर। तो अमृतसर की संधि होता है सतलज में। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो ये क्या होते हैं, 1807 ईस्वी में जो रंजीत सिंह होते हैं वह सतलज नदी को पार कर फरीदकोट, मालेरकोट और अम्बाला को जीत लेते हैं। और उनका इच्छा होता है कि सतलज नदी के पूरब सिख राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, और दूसरा जो था सिंध राज्यों को अपने सिंध राज्यों
तक अपने राज्य को विस्तार करना चाहते थे। वही मेटकॉफ का आश्वासन वहाँ पर हो जाता है। आश्वासन ये होता है कि इंग्लैंड और तुर्की के मध्य जो 1809 ईस्वी में डॉर्डेमिलिज की संधि हो गई होती है, जिससे फ्रांसीसी आक्रमण का जो खतरा था वो टल गया, क्योंकि उस समय क्या होता है, डॉर्डेमिलिज की जो संधि होती है उसमें डर लगा हुआ था कि कहीं फ्रांसीसी आक्रमण ना कर दे, तो उस समय संधि हो जाता है, इसके कारण फ्रांसीसी आक्रमण तो टल गया। तब तुर्की से मित्रता हो जाने के कारण अंग्रेजों ने निश्चय किया कि सतलज के पूर्व रंजीत सिंह के प्रभाव को विस्तार को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो सपना था रंजीत सिंह का कि सतलज नदी के पूर्व सिख राज्यों को विस्तार करे, उस पर वो अंकुश लगा दिया था, क्योंकि वो जो उधर विदेशों में जो अंग्रेज और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था वह संधि में बदल गया, इसके कारण वो खतरा भी खत्म हो गया। इसलिए रंजीत सिंह भी अंग्रेजों की नीयत को अच्छी तरह समझते थे, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का भी उसमें वर्चस्व था, इसलिए उसने सतलज पार तीसरे अभियान को रोकने में ही अपनी भलाई समझी। तो यही होगा, सतलज नदी के पश्चिम तक ये रहे थे। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे बंतुरा और कोर्ट और गार्डनर एलिवेट। कौन कौन थे, अब देखिए, अब समझिए। जो रंजीत सिंह का राज्य प्रशासन था वह भी काफ़ी क्या था, आधुनिक था। अब हम लोग समझते हैं कि बंतुरा कौन था। रंजीत सिंह 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी विशेषज्ञ जनरल, कब, 1822 ईस्वी में, जो जनरल वेंचुरा और एलार्ट जो ये हैं, जनरल वेंचुरा और एलार्ट जो हैं के द्वारा एक विशेष आदर्श सेना का गठन किया गया, जिसे फौज ए खास कहा गया था। क्या कहा गया था, फौज ए खास कहते थे। उसके बाद वेंचुरा जो फौज एक खास का पैदल सेना था, जो वेंचुरा था फौज एक खास का पैदल सेना था, और जो एलार्ट था वह अश्वरोही सेना था, यानी पैदल सेना और अश्व का नेतृत्व कौन करता था, अलवार सेना कर रहा था। उसके बाद रंजीत सिंह ने 1827 ईस्वी में जनरल कोर्ट, ये जो है ना कोर्ट, जनरल कोर्ट, और 1832 ईस्वी में गार्डनर की नियुक्ति की, अपने तोपखाने का पुनर्गठन करवाया। किसको, कोर्टा गार्डनर का नियुक्ति कर, कब, 1827 में जनरल कोर्ट को नियुक्त किया, 1832 में गार्डनर को नियुक्त कर अपने तोपखाना का पुनर्गठन करवाया। इस तरह से इनके में विदेशियों को भी भर्ती किया। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 चारों हो जाएगा सैन्य प्रशासन में। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब में सिख के संस्थापक कौन थे। तो पंजाब में सिख के संस्थापक रंजीत सिंह को माना जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा किस तरह से कपूर सिंह सिखों के नेतृत्व करने के बाद फिर उसके जो खुशहाल सिंह शासक आते हैं, भतीजा होता है, उसके बाद बुद्ध सिंह होता है, फिर बुद्ध सिंह के 7 पुत्र होते हैं जो पूर्वी क्षेत्र में हो जाते हैं, एक 7 पुत्र, और उसके बाद पश्चिम में इधर रंजीत सिंह का उद्भव होता है, जो पूरा सतलज नदी के पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्थापित कर वहाँ पर पंजाब में सिख साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब रंजीत सिंह हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।